हमने ना मिहिर से जब बात की ना तो वो भी ये बात बोल रहे थे कि देखिए इन्फ्लेशन, आईपी, जीडीपी, बाजार अपने रिदम चलेगा, बाजार अर्निंग्स में आके हो सकता है फंस भी जाए इस 100 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट की निफ्टी रेंज में, लेकिन इकॉनमी को कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ सिग्नल चाहिए। और सिग्नल ब्याज दर सबसे बड़ा हो सकता है। 0.25% कट हो सकता है, सिस्टम में ही रह जाए, लेकिन वो एक कदम तो है कि आरबीआई अब ग्रोथ को लेकर काफी चिंतित दिख रही है। पॉलिसी बैठक में समय बहुत कम बचा है, एक्सपायरी होगी उसके एकदम से बाद वो पॉलिसी बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के पास कम समय होगा और उसी को बाजार फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है मार्केट आज के बाजार में भी। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज इंटरेस्ट स्पेस में रणनीति ने बताया कि सरकारी बैंकों में तेजी है, उसके बलबूते निफ्टी बैंक आप हरे निशान में पाएंगे। आज निजी क्षेत्र के बैंक, अभी थोड़ी देर पहले कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स पे एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर आज टिक नहीं पाए, 9900 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए, पर सरेंडर नहीं किया हफ्ते के आखिर कारोबारी सत्र में। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन उसके बाद ट्रेडिंग पैटर्न देखिए आप, हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। टीसीएस की तुलना में कम टूटा, टीसीएस ज्यादा टूटा 2% के आसपास, लेकिन इन्फोसिस में मुनाफा वसूली थोड़ी कम थी। फार्मा शेयर्स का दिन है, बायोकॉन जिसमें अभी मैनेजमेंट से ने थोड़ी देर पहले बात की, और वो स्टॉक 9% की तेजी। और बाकी के स्टॉक्स देखिए, ऑरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स, कैडिला जैसे स्टॉक्स, यहां पर मुंह बनता हुआ नजर आया। डब्ल्यूपीआई महंगाई आंकड़ों के बाद बैंकों में पुल बैक है। और एक सेक्टर जो आज डिसअपॉइंट कर रहा है ना, वो नई लिस्टेड कंपनियां हैं। लगातार इस हफ्ते चढ़ी, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ट्रेडर ने मुनाफा वसूली कर ली। स्वाभाविक ही है, कई बार ऐसा होता है ना, अगर आप ज्यादा मीठा खा लेंगे तो आपको डायबिटीज होने का भी डर होता है। तो ये काम आज जो लिस्टेड कंपनीज है वो कर रही हैं, अपने आप को बैलेंस कर रही है। चेक एंड बैलेंस का दिन है आज लिस्टेड कंपनीज में। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आज के लिस्टेड कंपनीज में गिरने का नहीं, मेरा इंटरेस्ट उन काउंटर्स का है जो आज 1 घंटे में चल रहे हैं। जस्ट लुक एट सेंट्रल बैंक, आपको दिखेगा सेंट्रल बैंक के अंदर एक स्मार्ट रिकवरी कैसे आई है, और ये शेयर अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर है। ये मूव चाहिए इस समय हमको मार्केट के अंदर। एक आप दिखाइए जुबिलेंट फूडवर्क, ये दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास अभी आके ट्रेड कर रहा है। एक बात दिखाइए आप आइडिया, ये शेयर इस समय अच्छा मोमेंटम में दिखा रहा है। एक दिखा सकते हैं आप गेल का शेयर, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये शेयर इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। इस तरह का जो मूव आ रहा है ना रजत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप बाजार पे 9900 लगा चुके हैं, उसके बाद अभी मूव है। आपको ध्यान होगा आइडिया तो मीर से लगातार डिस्कस भी कर रहे थे, देखिए 90 आ जाएगा। आप ट्रेडर्स का सोचिए, अच्छा प्रॉफिट उनके हाथ में आ गया। एक और फार्मा आपको मैं दिखाता हूँ, सुबह सुबह हमको दिया था ये सिमी भौमिक ने, और हमने आपको प्लेट के जरिए बताया था आपको सुबह सुबह 11,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तब ये सिर्फ 3% था, अभी 5% है। आप यकीन मानिए आपका प्रॉफिट आज करीब 25,000 से भी ज्यादा सिर्फ एक ही सौदे से हो गया होगा। बायोकॉन में रिकमेंडेशन थी, जिसमें बायोकॉन में भी थी, कॉल खरीदने की सलाह दी। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, आज नंबर्स जब इन्फोसिस के आए और जब टीसीएस के नंबर्स कल आ गए थे और आज रिएक्शन आना बाकी था, ठीक उससे पहले 7:30 बजे सुमित ने और संदीप ने आपको टीसीएस बेचने और इन्फोसिस को खरीदने के लिए कहा था। भले गैप के साथ खुले हो, लेकिन दोनों में गैप के बाद भी काम हुआ है। टीसीएस अभी भी लाल निशान में और इन्फोसिस अभी भी हरे निशान में है। एक बार मैं रिटर्न कार्ड भी आपको दिखा दूं जिसकी हम बात कर भी रहे थे। आज ये सुबह की कॉल्स है और अभी आप देखिए इनमें से अच्छा प्रॉफिट आपको कैसे मिल रहा है। और फार्मा में 24,000 रुपए का प्रॉफिट अब आपके अकाउंट में आ चुका है। 4.5% की खरीद सीधा आई है। निफ्टी बायोकॉन की कॉल दी थी आपको 360 की, 27,000 रुपए का प्रॉफिट इस कॉल से आता हुआ मिला है। तो उम्मीद तो कर रहे हैं सारे के सारे सौदे आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। और इसी शुभकामना के साथ मेरे साथ आप 3 मेहमान भी जुड़े हैं, 2 मेहमान जुड़े हैं, तीसरे जुड़ जाएंगे। मेरे साथ आशीष चतुर्मोता है, राकेश बंसल है जिनसे हमें बात करेंगे, और शायना मुकद्दम भी इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शायना शुक्रिया पहले तो ज़बरदस्त को समय देने के लिए। आशीष आप हमारे साथ बन रहे हैं इसके लिए शुक्रिया, और राकेश शुक्रिया समय देने के लिए अंतिम बाजी को। शायना पहले आपके पास ही आना चाहते हैं, आज मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीजर लिया, ये ज़रूरी भी था। अब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, 2 बड़े नंबर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, डब्ल्यूपीआई आ चुका है मार्केट के अंदर, बैंकिंग स्टॉक्स में पुल बैक आ चुका है। ये सारी इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, मेरे को जाना कहाँ है, जरा रास्ता आप दिखाइए। मेरे हिसाब से ये मार्केट स्ट्रेंथ एक्चुअली कंसोलिडेशन है थोड़ा बहुत इतना रैली के बाद, लेकिन आई थिंक मार्केट एक अच्छे अपमूव में अभी भी है। बेसिकली जैसे आपने बताया डब्ल्यूपीआई के जो नंबर्स आए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी बनाइन है। इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं उस हिसाब से जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट रेट कट जो हो सकता है आगे के कपल ऑफ वीक्स में, वो हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स के अलावा हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स हो। अगर ये होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स पे काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। एंड एज यू आर सीइंग इट्स ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग इन द बैंकिंग इंडेक्स, एंड आई थिंक दिस इज सम सेक्टर दैट कुड कीप इट अप।
बिल्कुल, खैर ये बात तो है। और हमने आज अपना बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया था कि कैसे कैसे इनमें आपको एक दिख रहा है, एक मूव कैसे दिख रहा है। तो खैर पोल है जो कि हमने इकोनॉमिस्ट का किया। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यस, अब ब्याज दरें घटनी चाहिए। कितनी घटेगी? 97% इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 0.25% तक घट सकती हैं, और इसी बार की जो पॉलिसी बैठक होगी इसी के अंदर ही कटनी चाहिए। ये पोल है, और जिसके पीछे जो पूरी थीम है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि 0.25% आएगा, क्यों ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट हमारी बात को तवज्जो दे रहे हैं, उसके पीछे वजह ये है। अब आपके सामने देखिए कैसे महंगाई दर, ये रिटेल है, आज WPI आ गया, यानी कि थोक भी आ गया, वो भी कुछ इसी तरह से है। रिटेल 1.5% पे और थोक 1% से भी नीचे चला गया। तो क्यों नहीं गिरावट आएगी, ये साफ साफ पता लग रहा है कि क्यों यहाँ पे आपको ब्याज दरें घटानी है। चलिए, राकेश बंसल साहब इससे मौजूद है। राकेश जी बताएं, इससे जैसे बात कर रहे थे डिम्पी, यहाँ पर मार्केट पे कितना अपसाइड अभी बाकी है सर? अब अगर मेरे को 2 से 3 दिन का पर्सपेक्टिव लेना हो तो उसमें सिर्फ कॉल चाहिए निफ्टी पे आपकी। देखिए, अगर 2 से 3 दिन का पर्सपेक्टिव चाहिए तो रजत, मेरा ऐसा मानना है निफ्टी छोड़ के आप बैंक निफ्टी को बाय कीजिए। यहाँ 24,300 24,350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और आज देखें तो एक हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है। अभी तक आप देखें तो PSU बैंकिंग स्पेस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और अब PSU बैंकिंग स्पेस भी गेयर्ड अप लगते हैं, और मुझे लगता है निफ्टी की 10,000 की जर्नी में PSU बैंकिंग स्पेस भी पार्टिसिपेट करेंगे। 2-4 दिनों से बाहर निकल के रजत अगर आप देखें तो निफ्टी 10,000 की तरफ जा रहा है, बाय करके चलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बैंक निफ्टी को बाय करें। कैसा ट्रेडिंग ग्लिच था इस हफ्ते? उस जो ट्रेडिंग ग्लिच आया था ना NSE पे, उसके बाद से बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली, और अभी भी राकेश साहब की ये राय है कि 10,000 जा सकते हैं। देखिए, हमारे साथ ना कई एक्सपर्ट्स जुड़ रहे थे, उसमें से मेरे को नाम भी याद नहीं है। एक एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे थे कि ट्रेडिंग ग्लिच ऐसे मार्केट के अंदर अब आने भी चाहिए। तो अब ऐसे आते हैं तो आपको देखिए, रुका हुआ बाजार जो पिछले 15 दिन में 100 पॉइंट नहीं चल रहा था, मात्र 3 दिन के अंदर 150 पॉइंट से चल गया निफ्टी। तो ये ट्रेडिंग ग्लिच कहीं ना कहीं एक फायदे का ही सौदा साबित हुआ। उस दिन जिनको नहीं मिला होगा ना कुछ, उसके बाद 4 दिन ऐसा बाजार चला कि सबको बहुत कुछ मिल गया। आज 9900 तक निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और आपको एक बार बताएं, ये पूरा हफ्ता हर रोज एक दिन एक रिकॉर्ड का दिन था। पहले दिन टेक्निकल ग्लिच का, वॉल्यूम का, सेकंड दिन 9800 के ऊपर आने का, उसके ऊपर क्लोजिंग का, और आज 32,000 का सेंसेक्स का, और आज 9900 के निफ्टी का। तो रिकॉर्ड डे, रिकॉर्ड वीक्स आज इस बार पूरा हमको आता हुआ दिखा है। कुछ एक शेयर और देख लेते हैं जहाँ पे मोमेंटम है, क्योंकि आशीष मेरे साथ हैं, डेरिवेटिव के सौदा उनसे हम जरूर समझेंगे। आशीष, एक शेयर ना CESC है, हालांकि कॉल थोड़ी देर पहले हमको ये JK की तरफ से मिली थी, ये शेयर चल सकता है। और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 900 के ऊपर आके अभी ये ट्रेड करने की हिम्मत कर रहा है। ये BTST या 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं क्या इस सौदे को, CESC? बिल्कुल रख सकते हैं डिम्पी। बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, और एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन इसके अंदर 860 पे देखने को मिला था, जिसका फॉलोअप बाइंग अभी हो रही है। तो मुझे लगता है 928 930 एकदम रीजनेबल टारगेट होंगे जो इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और अब आपका स्टॉप लॉस 890 का होगा। सेकंड एक और स्टॉक जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैंने अभी 526-27 पे कड़ीला कहा था, ये अब आज डेज हाई पे अभी आ चुका है। मुझे लगता है इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। कम से कम 542-542 के टारगेट इसके अंदर भी आज से कल के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ, 15 मिनट के अंदर आपको करीब 5 से 6 रुपए तो मिल ही गए हैं कैडिला के अंदर। थोड़ी देर पहले दी गई कॉल थी, उसमें 525 चल रहा था, अब 531 तो हो ही चुका है। और इस समय से 10 मिनट पहले की बात है, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ। तो कैडिला के अंदर 10 मिनट के अंदर 6 रुपए का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आया, जो भी हम 2 बजे के कार्यक्रम डिस्कस कर रहे थे उसमें थी ये रजती कॉल। शायना, इनफैक्ट ये पूरे फार्मा स्पेस पे क्या आपका व्यू है? क्योंकि बायोकॉन तो चढ़ा ही चढ़ा, साथ में ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बज कर रहे हैं मार्केट पे। आप क्या रिकमेंडेशन देंगे किसी भी स्टॉक पे? मेरा पॉजिटिव व्यू है सेक्टर पे। मेरे हिसाब से यूएस मार्केट में इट इज़ पॉसिबल दैट जैसे वो जेनेरिक्स को और बढ़ावा देते हैं, जो इंडियन फार्मा कंपनीज है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और जैसे जैसे उनके अप्रूवल्स आते हैं, दीज आर बिग नंबर्स दैट ऐड टू देयर बॉटम लाइन। ज़रूर एक्सचेंज रेट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, बट आई सी दिस एज पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। मेरे पिक्स हैं जो मैं खुद भी होल्ड करती हूँ, इज लाइक इन द फार्मा स्पेस अरबिंदो फार्मा, जो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। इट्स अबाउट जस्ट 14-15 टाइम्स मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड, तो उस हिसाब से अट्रैक्टिव है। और दूसरी बात, यूएस एफडीए का भी उनका कोई प्लांट का कोई प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, तो ये सब चीजें पॉजिटिव है। दूसरी बात, जैसे अभी जो दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं बायोकॉन, आई हैव अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू, बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, तो आई विल नॉट बी अ बायर एट करंट लेवल्स। अगर कोई मेजर डिप होता है तो मैं एंटर करूं। द मेजर रीजन बीइंग, जो हम बात कर रहे हैं उनका जो बायोसिमिलर्स का, वो
बायोसिमिलर्स इज एन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट हो सकता है ये नंबर्स में 2 साल लगे आते आते, तो आई वुड बी ओनली अ बायर एट डिप्स। बहुत ही महंगा स्टॉक है एट करंट लेवल्स। ठीक है, मैं 2-3 आपको छोटे शेयर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। आज पार्टिसिपेशन सिर्फ फ्रंट लाइन में शॉर्ट कवरिंग का नहीं है, बल्कि स्मॉल शेयर भी चल रहे हैं। एक बार आप रेलिगेयर एंटरप्राइज को देखिए, आपको ध्यान होगा ये सर्किट पे लग गया था परसों तरसों 3-4 दिन पहले, और उसके बाद से लगातार सर्किट तो लगा, लेकिन उसके बाद से इसमें शार्प रिकवरी भी आई है। यह 7% ऊपर है और विद अ गुड वॉल्यूम ऊपर है। ये शेयर कल भी चला था। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, वह है स्पाइस मोबिलिटी। ये शेयर करीब आज 10% के सर्किट पर लॉक हुआ है, स्पाइस मोबिलिटी, और ये 28 रुपये का शेयर है। ये सर्किट पे लॉक हुआ, ये 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। ये करीब 10% का मूव देता है 2-3 दिन का। आप इसका वीकली चार्ट दिखाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे शेयर चला है। एक शेयर मैं और दिखा देता हूँ आपको, वह है लोटस आई का। ये शेयर भी करीब 10% से ज़्यादा की मूव दिखा रहा है विद ए गुड वॉल्यूम। आज इसमें वॉल्यूम 3.5 लाख शेयरों का है। लोटस आई 3.5 से 4 रुपये ऊपर है और ये 10% ऊपर है। ये कुछ टिपिकली ऐसे शेयर हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। एक बार राकेश आप ही देखिए, मेरे को लोटस आई का चार्ट अच्छा लग रहा है। आप बताएं क्या करना है, अभी लेना है, अभी नहीं लेना है, छोड़ देना है एक बार। और इसके अलावा एक शेयर और भी है, रेलिगेयर एंटरप्राइज, अगर आप इस पर कुछ कमेंट कर पाए तो। देखिए डिम्पी, लोटस आई का शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है 40 रुपीज़ के ऊपर, और जिस तरीके से डिम्पी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगले सप्ताह ऊपर में 44, 45 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक डिम्पी आपने स्टॉक का जिक्र किया था, स्पाइस मोबिलिटी, यस, उसका भी टेक्निकल रुझान काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये स्टॉक का जो अपमूव है, किसी ने ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए 31 से 32 रुपए के लक्ष्य के लिए। एनडीपी रेलिगेयर का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है कि किसी तरह की ट्रेडिंग के नजरिए से बाइंग वहां की जाए, तो ट्रेडिंग के नजरिए से रेलिगेयर क्लियर अवॉइड रहेगा। आशीष जी, आइडिया सेलुलर एकदम से स्पाइक शो कर रहा है, ये डेरिवेटिव आंकड़े क्या बता रहे हैं? यहाँ से और चलेगा क्या? 90 तक तो पहुंच चुका है। बिल्कुल चलेगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा बिल्डअप इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है, और स्टॉक कम से कम मुझे लगता है 95-96 के लेवल के लिए तैयार हो चुका है। एक और स्टॉक जिसकी मैं बात करना पसंद करूंगा, 280 पे, अभी हम 200 रुपए 80 पैसे पे हमने डीसीबी बैंक दिया था। ये स्टॉक भी अभी डेज हाई पे आ चुका है और 18% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट है 206-207 का, वो भी मुझे लगता है जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 202 पे अभी चल रहा है, 200 पे दी गई कॉल थी, 206 का टारगेट है। तब मैंने आपसे कहा भी था कि 6 रुपये ऊपर आएगा, 3 रुपये नीचे जाएगा, यानी कि डबल का मुनाफा और आधे का रिस्क है। अभी आपको इसी कार्यक्रम के जरिए, जो थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले हम कार्यक्रम खत्म करके आए हैं, उसमें आपको 2 रुपये का गेन आ चुका है और एक काफ़ी अच्छा एक ट्रेड आपको मिला है, और इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। आज इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, और इन्फोसिस के नंबर्स आने के बाद हमने आज इन्फोसिस का एक डिटेल एनालिसिस भी किया। एक तो नंबर आने से पहले आपको बताया था ट्रेड, और नंबर आने के बाद हमने विशाल सिक्का से आज बातचीत की थी। आज उनसे क्या एक्सक्लूसिव बातचीत जो हुई, उसके कुछ एक बार मुख्य अंश देख लीजिए। बाद में अभी सौदे को लेके जाना है नहीं लेके जाना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पहले विशाल सिक्का को सुनते हैं। I think that you have to ask the board this question, and our job is to ensure that we are focused on execution and delivering strong performance for the company, but also to not abandon the values of the company, to continue to do so in a purposeful way. Times have changed, times are changing, they are changing significantly from the past, but we can continue to be relevant and growing in those times while adhering to our timeless values, and I think that is our endeavor. You can expect our team to stay focused on strong execution. You can expect that if we see things, if things improve in Q2, we'll take stock of where we are, and if there is a reason to make any changes to the guidance. And yes, on the new services growth, we do expect great growth from these new services. So because they are all very deeply aligned to our clients' interests, and so this is something that we are focused heavily on. ठीक है, इस जब पूरी बाइट आपने सुनी ना, इसमें 2 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला, एक तो वो ऑटोमेशन पे बहुत ध्यान देंगे, और इसकी एक झलक भर हमको दिखी है। आप देखिए आज जिस गाड़ी में आए थे ना विशाल सिक्का, वो ड्राइवरलेस गाड़ी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, पर मजा आ रहा था देखने में। पूरे कैंपस जुटा हुआ था देखने के लिए कि है क्या चीज ये जिसमें विशाल सिक्का साहब आए हैं। हाँ, तो ये जो ड्राइवरलेस गाड़ी है, इसके दर्शन आप भी कर लीजिए। देखिए, ये विशाल सिक्का आप बैठे हैं इस पे, और ड्राइवरलेस गाड़ी है, अपने आप ही स्टीयरिंग घूम रहा है, और ये नई टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये सारी गोल्फ कार्ट है, लेकिन उस पर आप देखिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वो कैसे चल रही है इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़ा इंटरेस्टिंग था इन्फोसिस के नंबर्स के बाद जब इस पर हमने गाड़ी देखा।
क्योंकि साक्षी बत्रा जो कि हमारे संवाददाता वो इन्फोसिस कैंपस में थी, सबसे पहले उन्होंने विशाल सिक्का से उन्होंने ही बातचीत की, उनसे कुछ सवाल भी पूछे जिसका भी अंश आपने देखा। अब जरा इस गाड़ी के बारे में भी उनसे पूछ लेते हैं। साक्षी, ये जो ड्राइवरलेस गाड़ी है, रजत कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वो इतनी स्लो ही चलनी चाहिए थी, ज्यादा तेज चलती तो दिक्कत हो जाती है। ये भी पूछ लेते, इनको बैठने का मौका मिला क्या उस वाली गाड़ी? ये भी पूछ लेते हैं। साक्षी बताइए, आप बैठिए इस पे नहीं, और इस गाड़ी के बारे में थोड़ी और डिटेल दीजिए। इन्फोसिस के Q1 नतीजों से पहले आज विशाल सिक्का जो कि CEO है इन्फोसिस के, उन्होंने एक शानदार एंट्री ली। उन्होंने इसी तरीके की ड्राइवरलेस गोल्फ कार्ट में एंट्री ली। आपको ये बता दें कि ये पहली बार है जब वो ऐसी ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी को दिखाते हुए मीडिया के सामने से गुजरते हुए नजर आए। उन्होंने आज ये एंट्री करते हुए बता दिया कि अब कंपनी का फोकस आगे जाते हुए ऑटोमेशन और इनोवेशन जैसी टेक्नोलॉजीज पर ही होने वाला है। खासतौर पर देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि कौन कहता है कि इन्फोसिस इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज नहीं बना सकता। उन्होंने ये गाड़ी अपने मैसूर के इन्फोसिस इंजीनियरिंग सर्विसेज सेंटर में ही बनाई है। IIT दिल्ली के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है और खासतौर पर टोयोटा और बोइंग के लिए इस टेक्नोलॉजी को वो आगे निर्माण भी कर रहे हैं। विशाल सिक्का का मानना था इसी टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए कई और जॉब्स भी पैदा करते हुए नजर आएंगे। थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में सीखेंगे, इस नॉलेज को ग्रहण करेंगे और आगे जाते हुए कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का निर्माण भी करेंगे। खासतौर पर विशाल सिक्का ने यह भी कहा कि अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी के टॉप लाइन में ऐसी ही कुछ नए सॉफ्टवेयर्स और नई टेक्नोलॉजीज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो तकरीबन 10% तक का रहा है। कंपनी का अब आगे जाते हुए फोकस इसी तरीके के न्यू सॉफ्टवेयर्स और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज पर होगा जिसमें क्लाउड, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और इनोवेशन जैसी टेक्नोलॉजीज पर अब कंपनी फोकस करेगी और आगे जाते हुए कंपनी के जो रेवेन्यूज में मीनिंगफुल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हो रहेगा वो इन्हीं सब सर्विसेज सेक्टर से रहेगा। तो निश्चित रूप से देखा जाए एक लैंडमार्क उन्होंने आज जो एंट्री ली है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को सामने वो लेकर आए हैं, उससे यही दर्शाता है कि IT सर्विसेज का जो सेक्टर है अब वो ऑटोमेशन के दौर में एंट्री ले चुका है। ठीक है, ये IT का जो पूरा दौर है अब ऑटोमेशन में जा रहा है, उसकी झलक भर थी जब बोर्ड प्रेस रूम की तरफ वो बढ़ रहे थे आगे। ये तस्वीरें हमको एक्सक्लूसिवली साक्षी की तरफ से मिली है और आप देख भी पा रहे थे। शाइना, ये ऑटोमेशन की जो झलक दिख रही है, खुद विशाल सिक्का कह रहे हैं इसके लिए हम प्रिपेयर है, इस पर ध्यान रखेंगे। गाइडेंस को देख के अब डर नहीं लग रहा। जब सुबह सिर्फ गाइडेंस का नंबर आया था ना कि 9% आएगी तो हमको लगता था पता नहीं कैसे आएगी, चैलेंज तो बहुत है, लेकिन तस्वीरें देख के ऑटोमेशन की बात सुनने के बाद लग रहा है कि क्यों नहीं आ सकता 9%, उससे भी ज्यादा आ सकता है। आप भी यही राय रखती हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ आई वोंट बी मोर एग्रेसिव। वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उस पर भी एक्चुअली बहुत अच्छा पॉजिटिव मूड हो गया है। और अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो दूसरी एक बात जो सामने आई है कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर ने अच्छा उनको परफॉर्मेंस ग्रोथ दिया हुआ है रेवेन्यूज में, एंड दैट इज कमिंग ऑन बैक ऑफ M&A एक्टिविटी। तो अगर आप M&A एक्टिविटी से आप इतना ग्रोथ दिखा रहे हैं, आप दूसरी बात डिजिटल में अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, BFSI में वो कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ विल बी बेटर। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैव कम इन एज अ वेरी पॉजिटिव मूव। और मेरे हिसाब से जो अभी जो हम रेट्स देख रहे हैं इन्फोसिस के, आई थिंक वी आर सॉर्ट ऑफ बॉटमिंग इट आउट। यहाँ से ज्यादा आप 20-25 रुपए डाउनसाइड देख सकते हैं, बट आई थिंक अपसाइड यहाँ से इज मच मोर देन द डाउनसाइड। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है या होल्ड करना चाहता है, आई थिंक दिस अ गुड टाइम टू गेट इन, बट कीप अ 2 to 3 year होराइजन। ठीक है, बट टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। राकेश, एक बार जरा इन्फोसिस का चार्ट ड्रॉ कीजिए और जरा बताइए इसका बेस कहाँ पे दिख रहा है और इसके नए टारगेट्स क्या हैं। आज स्विंग ट्रेड मिल रहा था, सुबह अच्छा चला, लेकिन अब फ्लैट हो चुका है, लाल भी आ चुका है इनफैक्ट। देखिए, को तोड़ा था गैप के साथ, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ऊपर का जो सुबह का मॉर्निंग ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट निकला है। नीचे में सपोर्ट जो है वो लगभग 945 950 के अराउंड आते हैं, बट जिस तरीके से सुबह सस्टेन नहीं कर पाया है, अगर नई खरीदारी करनी है तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है रुकना चाहिए, या तो निचले स्तरों पर कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिले, एल्स 995 के ऊपर डिसाइसिवली निकले तब बाय करना चाहिए। आशीष जी, ADAG पैक एक बार देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, कोई भी स्ट्रक्चर पसंद है क्या अभी आपको?
देखिए इसमें अगर से तीनों स्टॉक्स में देखें तो रिलायंस कैपिटल का स्ट्रक्चर सबसे ठीक है। मंथली एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 7.5% का इजाफा आज देखने को मिला है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है 720 तक के स्तर रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 660 का एक स्टॉप रख के पोजिशनल ट्रेड इसमें बनाया जा सकता है। जहां तक कि आरकॉम का सवाल है तो देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि एक टेलीकॉम में बाइंग अच्छी नजर आ रही है, जिसके चलते ये इंटरेस्ट है, बट मैं इससे क्लियरली दूर रहना पसंद करूंगा। उल्टा मुझे लगता है आइडिया और भारतीय एयरटेल ये काफी अच्छी पिक है पूरे टेलीकॉम स्पेस में, जहां पर मुझे लगता है 6-7% की बढ़त मौजूदा स्तरों से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकेगी। अच्छा आशीष जी, एक और स्पेस देखिए रिलायंस पावर को भी जोड़ लीजिए सूची में, क्योंकि मैं पावर सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ। रिलायंस पावर देख के बताइए, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर स्टॉक्स में आज गेन मिल रहे हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। कोई स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर में मुझे लगता है पावर ग्रिड, एनटीपीसी, पीएसयू एंटिटीज के अंदर में काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद एनटीपीसी में इस तरह का एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है, तो मुझे लगता है 172, 173 तक के अपसाइड शॉर्ट टर्म में एनटीपीसी दिखा सकता है। वहीं पावर ग्रिड में मुझे लगता है 240 तक का एक अपमूव पोजिशनली नजर आता है, जिसके लिए मुझे लगता है 208 का स्टॉप लॉस रख के चलते हैं तो एक अच्छा पोजिशन हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर पावर स्पेस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अडानी पावर के अंदर में एक बाइंग इंटरेस्ट हमें कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसके अंदर 27 से शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बेस बना चुका है। इसके अंदर 2850 के स्टॉप से पोजीशन बना सकते हैं। 32-33 रुपए तक की अपसाइड मुझे लगता है अडानी पावर दिखा सकता है। ठीक है, वैसे मैं एक दो शेयर और भी दिखा दूं आपको। एक तो अडोर वेल्डिंग को आप देखिए, ये शेयर काफी स्ट्रांगली मूव करके इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। 12.5% की तेजी है इसमें। अभी राकेश से जानेंगे। राकेश, इस बीच आप इसके चार्ट जरा देखिए अडोर वेल्डिंग के। मैं एक बार अपने संवाददाता पे चला आता हूँ, वो है आलोक, क्योंकि आज शाम बाजार तो बंद हो जाएगा, 2 दिन की छुट्टी होगी बाद में सैटरडे संडे पे, लेकिन आज शाम को एफडीआई को लेकर ना एक समीक्षा बैठक है। वो प्रधानमंत्री खुद उसकी समीक्षा करेंगे और प्रेजेंटेशन दिया जाएगा वाणिज्य विभाग की तरफ से, और ये एफडीआई के नियम सरल करने को लेकर है। कंस्ट्रक्शन और रियल्टी 2 अहम चीजें होंगी। आलोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जरा डिटेल के साथ। आलोक, आज एफडीआई को लेकर कुछ सरलता का दौर और चलेगा। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी और एफडीआई का हम नाम सुनते हैं ना, तो ये बात तो तय है कुछ ना कुछ होगा जरूर। आज की बैठक में क्या होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री आज शाम को 6 बजे बैठक लेने वाले हैं, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण और डीआईपी सेक्रेटरी रमेश अभिषेक के अलावा और कई सारे मंत्री होंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है उसमें 6-7 सेक्टर के एफडीआई रिव्यू की बात चल रही है, जिसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट कहे तो कंस्ट्रक्शन है, फिर इसके बाद रिटेल है, मल्टी ब्रांड रिटेल है, और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया है, और ये सब तमाम चीज़ों को लेकर आज एफडीआई को लेकर रिव्यू होगा। अगर बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पर अभी भी जो 100% वहाँ पर एफडीआई है, लेकिन वहाँ पर ये है कि डेवलप प्रोजेक्ट में एफडीआई है, लेकिन सरकार पहले भी इस पर रिव्यू किया था और इसको ईज आउट किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। तो सरकार ये चाह रही है कि जो अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी 100% एफडीआई आ जाए रियल एस्टेट सेक्टर में, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको यहाँ पर राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो जो सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी ब्रांड रिटेल का मुद्दा है, वहाँ सिंगल ब्रांड रिटेल में अभी भी अगर देखें तो 100% एफडीआई तो है, लेकिन 49% आपको ऑटोमेटिक रूट से है और बाकी गवर्नमेंट के नॉडिंग पे है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि रिटेल में, मल्टी ब्रांड रिटेल में जो रिटेल सेक्टर है वहाँ पर आपको 100% किया जाए, लेकिन जो मल्टी ब्रांड रिटेल है वहाँ पर बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से पहले काफ़ी रिजर्वेशन रहे हैं, और इवन जो बीजेपी की जो मैनिफेस्टो रहा है वहाँ पर भी मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर काफ़ी इश्यूज रहे हैं, लेकिन सरकार वहां पर भी कुछ ईज आउट दे सकती है। ये कह सकती है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको आप बेचिए, और ये तमाम चीज़ों को लेकर रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया एक सेक्टर है जहां पर देखा जा रहा है कि यहां पर भी कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर और ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर आज रिव्यू होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने पिछली बार भी काफ़ी लंबा चौड़ा रिव्यू किया था, लेकिन उसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिले थे। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन, रिटेल, ये पॉकेट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है, और दूसरा है प्रिंट मीडिया। ये कुछ ऐसे शेयर्स, एक पॉकेट्स और इंडस्ट्रीज सेक्टर्स हो सकते हैं जो अगली बार बाजार खोलेगा सोमवार को तो काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, अगर कोई भी एफडीआई के फ्रंट पे पॉजिटिव खबर आ जाती है तो। लेकिन ब्रेक से पहले डिम्पी, आपने राकेश जी से ये एडोर वेल्डिंग के ऊपर पूछा था। राकेश जी, एक बार ये चार्ट देख के बताएं एडोर वेल्डिंग का, क्या लगता है यहाँ से तेजी और बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल रजत, इस स्टॉक में देखें तो आज के सत्र में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 380 के ऊपर एक बड़ा उछाल ऑलरेडी देखने को मिला है। स्टॉक एक नए हाइस पर आया है।
और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है, किसी ने अगर निश्चित स्तरों पे लिया है तो क्लियरली होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 422 423 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ठीक है, मैं शाना एक बार वापस आपके पास आना चाहता हूँ। अभी जो एफडीआई वाली खबर थी ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई जा रही थी कि रियल एस्टेट के कुछ और नियम आसान किए जाएंगे। ये रियल एस्टेट इतना बड़ा सेक्टर है कि सिर्फ खुद नहीं चलता बल्कि औरों को भी अपने साथ लिए चलता है। आप सैनिटरी वेयर को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पेंट कंपनीज को, और भी कई सीमेंट, स्टील, कई सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। कुछ और नियम आसान हो रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर भी। फायदा मिलेगा इन सभी सेक्टर्स को जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म में हो सकता है फायदा, लेकिन अभी शॉर्टर टर्म में आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरहैंग इन टर्म्स ऑफ सॉरी अनसोल्ड स्टॉक। तो उस हिसाब से आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर का जो वॉल्यूम ग्रोथ है फॉर द शॉर्टर टर्म, उसमें थोड़ा प्रेशर हो सकता है। ऑल्सो आई थिंक द जीएसटी नॉर्म्स है, जो टैक्सेशन है, उसके हिसाब से थोड़ा अनसर्टनिटी है, तो वहां से भी थोड़ा स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ न्यू बायर्स। रेडा का जो अभी एक्ट है, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ the companies who are in the sector as well as buyers जो थोड़ा बहुत resistant है to actually adopt to it. So I would have a hold on it. I think prefer, जैसे आपने कहा, sanitary ware companies है या जो financing companies है to real estate low cost housing, वो companies मैं better prefer करूँगी। ठीक है, कोई आपके बेहतर पिक है इसमें जिसको आप चुनना चाहेंगे, अभी ट्रेड करना चाहेंगे या फिर रखना चाहेंगे? जैसे अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस है, आई थिंक द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो मैं कह रही हूँ, DHFL, या अगर आप सिरामिक कंपनीज में देखो तो सेरा है, यू हैव कजारिया सिरामिक्स। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द कंपनीज दैट अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है आज ट्रेडर्स की। राकेश जी, पे फटाफट से 2 स्टॉक्स देख लीजिए, बाजार बंद होने में भी समय बाकी। एक तो मान इंफ्रा देखिए आप, ये स्टॉक एकदम से रिएक्ट किया पिछले 1 घंटे के दौरान, और एक स्टॉक सुबह से गेन में, वो है रेन इंडस्ट्रीज। दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? देखिए रजत, मान इंफ्रा की बात करें तो यहाँ रुझान पॉजिटिव है स्टॉक का, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक एक नए 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखें स्टॉक के अंदर 74-75 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे भी इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। दूसरी तरफ रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी नए लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, किसी के पास है तो होल्ड करे, गिरावट पे नया एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स जिसमें आज अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है ना, वो एक सरकारी बैंकों का खेमा भी हो सकता है। इंडियन बैंक, ये करीब 3-3.5% ऊपर है। जब से ये खबर आई थी इन्फ्लेशन वाली, उसके बाद से काफ़ी स्ट्रांग मूव मिला है। आशीष, ये कैनरा बैंक और SBI, इन दोनों में से कोई एक चुनना हो और मेरे को रखना हो तो कौन सा रखूँ? कैनरा बैंक मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, आज खबर आने से पहले ही चलने लग रहा था ये तो। देखिए, डेफिनेटली अगर से PSU बैंक्स में तेजी होगी तो पहले जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्गर अपमूव दिखाते हैं उसके अंदर में कैनरा बैंक, बैंक इंडिया, ये नाम रहते हैं। और कैनरा बैंक डेफिनेटली बहुत अच्छा बिल्डअप आप देख रहे हैं, 10% का आज हो चुका है। टेक्निकली 362 के ऊपर एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है। 380 तक की अपसाइड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 361-62 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल का होगा क्या, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के बीच में अगर मर्जर हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन ये स्टॉक देखिए आप, मैक्स फाइनेंशियल, पिछले 10 मिनट्स में इसको ट्रैक कर रहा था, निचले से बहुत स्मार्टली गेन करता हुआ नजर आया, और इसने आज का जो लो बनाया है ना, वो लगभग 567 रुपए का है। तो उस लेवल से स्टॉक अब दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है, बहुत स्ट्रांगली गेन कर रहा है। बिल्कुल, ये भी आज ना संदीप हमको बता रहे थे कि 17 तारीख को बैठक होने वाली है, इनकी बोर्ड की बैठक है, एक्चुअली दोनों कंपनीज की बोर्ड की बैठक है, और इसका फायदा मिल सकता है। देखिए, जब तक ये खबर सिस्टम में एक बार फ्लोट नहीं हो रही थी अच्छी तरह से, तब तक ये शेयर ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अब बाजार क्लोजिंग की तरफ है, खबर को लेकर थोड़ी और क्लैरिटी मिल रही है, तो यहाँ पे शेयर के अंदर एकदम से सडन स्पाइक आया है। राकेश, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? 3% ऊपर भी खबर की कुछ जानकारी आपके पास हो? देखिए डिम्पी, इसको पूरा हमने स्टडी करा था। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मर्जर कॉल ऑफ हुआ तो पैनिक वाली बात थी। प्योर एक आर्बिट्राज प्लेयर था जो HDFC की इंश्योरेंस आप में, लाइफ इंश्योरेंस में प्ले करना चाहते थे, वो मैक्स के थ्रू प्ले कर रहे थे। अगर ये मर्जर होता तो 10 रुपए का बेनिफिट मिलता जो
HDFC की जो इंश्योरेंस आर्म है, तो वो आर्बिट्राज का प्ले खत्म हुआ। ऐसा थोड़ा ना है कि मैक्स का बिजनेस खत्म हो गया है, और यही होना था। जिस तरीके से लोगों ने इस न्यूज के चलते मैक्स फाइनेंस को शॉर्ट करा होगा और वो सब ट्रैप हो चुके हैं। अगर शॉर्ट करा है तो मंदी काट लेनी चाहिए। जो हमने जो अपना कैलकुलेशन करा था, कुछ नेगेटिव नहीं है, प्योर एक आर्बिट्राज प्ले था, जिसमें जो HDFC की इंश्योरेंस आप में प्ले करना चाहते थे, वो अगर मैक्स फाइनेंस का शेयर खरीदते तो उन्हें 10 रुपीज का एक एडेड एडवांटेज था, वो नहीं मिल रहा है। तो ये कोई ऐसा रीजन नहीं था कि मैक्स फाइनेंस के शेयर को बेचा जाए। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल को बेचा तो नहीं जा सकता था। देखिए, रुक रुक के टूट तो रहा था, लेकिन बार बार ये भी बता रहा था कि अगर कोई नेगेटिव खबर आएगी तो ही डिप मारेगा, और डिप भी मारेगा तो 5:45 तक। आज सुबह किरण यादव हमारे साथ थे, उनसे हमने पूछा था, लेकिन वो डिप लगा, उसके बाद शेयर रिकवर करने के मूड में आ गया। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? इस सौदे को प्लस करें, 580 का स्टॉप लॉस? देखिए, मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूंगा। डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, बट जहां पर मुझे ट्रेंड की क्लैरिटी है, मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। और उसमें मुझे लगता है कि ACC, कड़ीला और DCB बैंक और साथ कोटक बैंक के 4 मुझे लगता है एक अच्छी पिक है, जिसके अंदर में आपको ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जिसमें आप इसको लेके वापस नीचे खरीद सकते हैं। तो ब्रॉडर मुझे लगता है नेक्स्ट 4-5 दिनों के लिए एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बाजार बंद होने में बस कुछ ही समय बाकी है। हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, 4 बड़े एक्सपर्ट्स हैं। अब शायना मुकद्दम जी, साथ साथ राजेश अग्रवाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, राकेश बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आशीष चतुर्मोता डेरिवेटिव एनालिसिस हमारे साथ कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। आज मूव जिस तरीके से मिला है ना, उसमें कुछ चुनिंदा पॉकेट सामने आ रही है। सर, फार्मा सेक्टर पे मूव पॉजिटिव है, पावर स्टॉक्स तेज हुए हैं, टेलीकॉम स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव है। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी एडवाइस कर रहे हैं मार्केट्स में? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो मुझे लगता है कि किसी को लंबी अवधि के लिए लेना हो तो फार्मा एक बेहतर पिक साबित हो सकती है। हालांकि छोटी अवधि में या नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे हमें लगता है कि थोड़े से ठीक ठाक म्यूटेड ही आएंगे। रेवेन्यू ग्रोथ में कहीं पर 1-8% की बढ़त आए, या हो सकता है कहीं कटौती भी देखने को मिले। कई कारण हैं, सिग्निफिकेंट अप्रूवल्स की कमी है, GST को लेकर के डी स्टॉकिंग हुई है भारतीय बाजारों में, विदेशों में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं फार्मा पे, बट और करेंसी के तो जो प्रॉब्लम हुई है, करेंसी जो बढ़ गई है, उसके भी इफेक्ट आने वाले हैं। बट लंबी अवधि में मुझे लगता है कि कुछ एक कंपनियां जिसको बहुत अच्छे अप्रूवल्स मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, जिसमें अरबिंदो, कैडिला या लुपिन है, इसमें नज़र रखनी चाहिए और वहाँ खरीदारी की जा सकती है। इवन कुछ ऐसे पॉकेट्स जहाँ पर GST को सीधा सीधा फ़ायदा होगा, GST का सीधा सीधा फ़ायदा उन पॉकेट्स को होगा। फॉर एग्जांपल FMCG एक क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। ITC हालांकि बहुत बढ़ गया है, लेकिन वहाँ खरीदारी की जा सकती है। इवन डाबर या मैरिको पे नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, इस बीच में आपको एक और शेयर दिखाता हूं जो अडोर वेल्डिंग की तरह चला है। वो है सेबको का शेयर, CEBBCO, ये इसका कोड है NSE का, सेबको। ये दिन के उच्चतम स्तरों पे वापस आया है, और ना केवल आया बल्कि अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। आज जो दिन भर में वॉल्यूम नहीं थे ना, सिर्फ इसने आधे घंटे के अंदर जनरेट कर दिए, और ये 15% ऊपर है। राकेश, जरा इसका चार्ट देखिए, ये क्या BTST का कैंडिडेट बन रहा है? क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। 15% मेरे लिए ज़्यादा मीनिंग नहीं है। और खास एक और चीज़ मैं इसमें आज नोटिस कर रहा था, वही था कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ रहा है आज ये। देखिए डिम्पी, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली स्टॉक का चार्ट उपलब्ध नहीं है, तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आशीष से ले लें रिकमेंडेशन। आशीष, बताइए, आप जरा देखेंगे इसका चार्ट? जी हाँ, देखिए अडोर वेल्डिंग के अंदर में बिल्कुल जैसा आपने कहा वॉल्यूम 50,000 शेयर का वॉल्यूम अभी हुआ है। सेबको, आशीष, सेबको, CEBBCO। ओके, जी हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर में भी अभी वॉल्यूम जस्ट हुआ है, और पर इंपॉर्टेंट बात है ऑल टाइम लो से हुआ है। तो देखिए इसके अंदर में डेफिनेटली एक मूव तो बनता है जो इसको शायद 15.5-16 तक लेके आ जाए, और नीचे में मुझे लगता है कि 13 रुपये 50 पैसे का स्टॉप रख के पोजीशन बनानी चाहिए। बट डेफिनेटली अगर से 15.50-16 के स्तर देखने को मिलते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा। चलिए एक बार रियल एस्टेट प्ले देख लेते हैं। एक तो देखते हैं DLF को, और उसके बाद यूनिटेक को। यूनिटेक जो है वो 7 रुपये का अब 7.30-35 पे है, लेकिन ये स्टॉक निचले से आप खरीदारी देखिए जो इसको 6% ऊपर ले आई है। स्ट्रॉन्ग मूव आज लेटर हाफ में स्टॉक पे बन रहा है। और एक DLF भी देख लेते हैं और रियल एस्टेट प्ले आंकने की कोशिश करते हैं, 201 के लेवल पे है, तो ये मान के चलने की यूनिटेक पे मूव पॉजिटिव बना है। राकेश को रिकमेंडेशन देना चाहेंगे यूनिटेक पे? देखिए यूनिटेक पे तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में, बट DLF काफी अच्छा लगता है। इस स्टॉक को मौजूदा स्तरों पे बाय किया जा सकता है, और ये स्टॉक दमखम रखता है
रजत काफी ऊपर तक जाने का। और दूसरा रियल एस्टेट के अंदर अनंत राज पे भी नजर रखनी चाहिए, जहां काफी आज ह्यूज वॉल्यूम्स हुए हैं। हाँ। एक बड़ा ब्लॉक भी चेंज हुआ है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म में 70-71 के लेवल्स यहां देखने को मिलते हैं। टिक बाय टिक में अनंतराज और यूनिटेक दोनों के चार्ट्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। एक बार राकेश ये मन्नापुरम फाइनेंस भी देख के बताएं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 मिनट में मूव पॉजिटिव बना है। ये स्टॉक क्या कैरी कर सकते हैं अगर किसी ने खरीदा हो तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए? देखिए रजत, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है मन्नापुरम फाइनेंस का, और जिस तरीके से जिन स्तरों पे ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली बाय एंड होल्ड करना चाहिए और ये ऊपर में 104 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। ये स्टॉक जो है रजत 104 के स्तरों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है और एक बार 104 के लेवल्स टूटते हैं तो 113-114 की नॉन स्टॉप रैली यहां देखने को मिल सकती है। शायना, टाटा मोटर्स का शेयर चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप पिछले क्वार्टर से देखेंगे या फिर काफ़ी साल से भी आप देख सकते हैं, क्वार्टर का आप देखिए तो जब आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा, एक क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर। एक बार इसका आप 3 मंथ का चार्ट भी दिखा दीजिए, आपको इससे पता लग जाएगा कि शेयर में कुछ नहीं हुआ। टाटा मोटर्स में खबरें बहुत आती हैं, JLR को लेकर न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहता है, रिस्ट्रक्चरिंग पूरे ग्रुप में हो रही है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल सपाट है, 1% ना टूटा ना ही 1% चला, सपाट खड़ा है, क्वार्टर से क्वार्टर आ गए हम। एक्चुअली ये काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस अभी जो बहुत ही पॉजिटिव थे टाटा मोटर्स पे, अभी दे आर मूविंग स्लाइटली, दे उनका अर्निंग्स थोड़ा वो नीचे लेके आ रहे हैं टाटा मोटर्स पे, और ये मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑन द ओवरऑल स्टॉक। इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन जो उनका जो सेल्स है, जो ऑफकोर्स JLR इज द मेजर, उनका जो टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करता है, उस पर कभी एक महीने में पॉजिटिव आते हैं न्यूज़, एक महीने में नेगेटिव आती है। तो आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन गोइंग ऑन इन द ओवरऑल टाटा मोटर्स। जैसे ग्रुप में कंसोलिडेशन हो रहा है वैसे ही टाटा मोटर्स में, बट मेरे हिसाब से अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स का जो DVR है वो अभी भी खरीद के आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए अगर रखें तो वन विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम द न्यू लॉन्चेस वो जो प्लान कर रहे हैं, बोथ इन द LCV एज वेल एज इन देयर कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, मार्केट्स रिकवर हो गई हैं, पर 3 अंकों की गिरावट इस निफ्टी पे देखने को मिल रही है मात्र। खैर मैं यही बात बोल रहा था कि मार्केट्स में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्केट में पहले बैंक निफ्टी ने कमाल किया और अब आप देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट वापस 9900 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 3 अंकों का नुकसान है, पहले गिरावट करीब 30 अंकों की हो गई थी, लेकिन अब सिर्फ 3 अंकों में सिमट के रह गई है और ज़्यादातर सेगमेंट में बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आज साबित हुआ। हालांकि कल वीकली एक्सपायरी कल थी, लेकिन मूव आज बैंकिंग में ज़्यादा आते हुए दिख रहा है। कुछ हेल्प किया है इसको FMCG कंपनीज ने, वहाँ से भी थोड़ी बहुत रिकवरी हमको आती हुई दिखी है। और कुछ जो मिड कैप सेगमेंट है ये भी आज अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, इसने भी अच्छी रिकवरी वापस आज करते हुए दिखी है। कुछ एक और शेयर्स भी देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उसमें आप देखिए एक बार डाबर वापस हरे निशान में आ चुका है, 303 का प्ले है। आशीष, ये मैरिको डाबर में से कोई एक शेयर हम रख सकते हैं, किसको रखें? आज टूटा हुआ मैरिको या फिर थोड़ा सा चला हुआ डाबर? देखिए मैं तो डाबर पे काफी दिन से कॉल दे रहा हूँ और मुझे लगता है स्टॉक कम से कम यहाँ से भी 10 से 12% की बढ़त दिखा सकता है, और ये भी मैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एक आध महीने में शायद ये अपसाइड देखने को मिले, पर जिस तरह के स्ट्रक्चर बने उसमें सरप्राइज नहीं होगा कि ये स्टॉक पूरे साल में कम से कम 20% की रिटर्न करंट लेवल से दिखाए। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है डाबर एक लॉन्ग ट्रेड है, और छोटे ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से मैं समझता हूँ 298 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 313-314 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। पूजा मेरी सहयोगी से हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो आज आप बना सकते हैं और सोमवार को मौका मिलेगा उसमें से एग्जिट करने का। बताएं BTST कॉल्स। जी 6 कॉल्स लिए हैं हमने, जो उसमें से 5 में खरीदारी की और 1 में बिकवाली करने की राय आ रही है। एपिक रिसर्च के व्यूज पे पहले नजर डालते हैं। इन्होंने अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय दी है 385 के लेवल्स के लिए। यहाँ पर ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 371 का। और दूसरे कॉल में इन्होंने टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय दी है। अपने डेज लो के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड भी कर रहा है और 545 का टारगेट ही सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस 565 का लगाइए। इसके अलावा ब्रिजेश सिंह ने गेल में खरीदारी करने की राय दी और यहाँ पर इनका मानना है कि 402 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस सुझाइए 384 का।
और अगले कॉल में इन्होंने ऑरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय दी। आज फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी भी थी और ऑरोबिंदो फार्मा उसमें एक बड़ा गेनर था। 765 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 732 का। मनीष मिश्रा के कुछ व्यूज पर नजर डालें तो उन्होंने एसीसी में खरीदारी करने की राय दी है। 17 को नतीजे भी हैं और उसके पहले अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 1800 के लेवल्स के लिए ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 725 का और 1725 का। और मुथूट फाइनेंस इनका अगला बाय कॉल है, यहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 460 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 440 का। ठीक है, मुथूट फाइनेंस हमको 1-2 दिन पहले भी एक कॉल मिली थी। हेमंत ठुकराल भी कहते हैं इस पे सौदा अच्छा बनेगा और अभी भी कॉल चल रही है और इस सौदे पे अभी भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 2 शेयर, आशीष ये आखिरी सवाल होगा इनफैक्ट आपसे मैं, लेकिन 2 शेयर पूछूंगा इस आखिरी सवाल में। पहला तो नाल्को, ये करीब 4% अभी नीचे है। ये कल का टॉप गेनर था, आज का टॉप लूजर बन गया। इसमें क्या करना है? और दूसरा पीडीलाइट, ये जब भी 800 के पास आता है ना, एक बार ऐसा लगता है कि इसको जरूर प्लस कर लेना चाहिए क्योंकि वापस पुल बैक मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हो गया है। आपके दोनों पे राय चाहिए सर, पीडीलाइट पे और एक नाल्को पे। देखिए डिम्पी, यहाँ पे मैं एक ट्रेड देना पसंद करूंगा। नाल्को को आप थोड़ा देर साइड में रख दीजिए और हिंडाल्को ले लीजिए, ये मेरा ट्रेड रहेगा। बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा बिल्डअप है। स्टॉक मुझे लगता है कम से कम 215-216 की अपसाइड दिखा सकता है। यहाँ से बहुत छोटी डाउन साइड 204 का एक स्टॉप लॉस रख के आप हिंडाल्को के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। और क्योंकि पूरा प्ले एल्यूमिनियम का है तो मुझे लगता है कि नाल्को में भी अगर से डिप है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। पर देखिए स्ट्रेंथ के साथ जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हिंडाल्को ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है मुझे, तो यहाँ पे पोजीशंस आप बना सकते हैं। दूसरा पीडीलाइट के अंदर में जैसा आपने कहा बिल्कुल इन स्तरों पे ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बेस कहीं ना कहीं 800 के आसपास बना हुआ है। बट आज थोड़ा सा वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कम से कम 800 के आसपास इसको आने दीजिए। 800 के आसपास ही इसके अंदर में थोड़ा सा पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 790 को होगा और पुल बैक में मुझे लगता है 825 830 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। लेकिन ना रोज मैं इस समय एक स्टॉक लेके आता हूँ, आज मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि स्टॉक ब्रेक ही नहीं कर रहा था 35 का लेवल। फिनोटेक्स केमिकल देख लीजिए, इसने एकदम से 35 का लेवल ब्रेक कर दिया और ये दिन के उच्चतम स्तर पे खड़ा हो गया और डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग मूव मिल गया। ये 35 का स्तर फिनोटेक्स केमिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पिछला स्विंग था। एक बार आके जी इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताइए स्टॉक का फिनोटेक्स केमिकल, अगर आप ट्रैक करते हो तो। देखिए बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है रजत, और जिस तरीके से आपने मेंशन करा 35 के स्तरों के ऊपर निकला है स्टॉक और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बड़े शेयर को भी रखा जा सकता है। मिस्टर राजेश अग्रवाल भी मेरे साथ हैं। राजेश, एक और चीज़ आपको देख के और ये बतानी है कि अब जो आईटी के नंबर्स आ चुके हैं, इसके पास कुछ छोटी आईटी कंपनीज ऐसी हैं जिस पे आपको लगता है कि सौदा अभी भी खड़ा किया जा सकता है। मैंने मान लिया मैं टीसीएस और इन्फोसिस पे ट्रेड नहीं कर सकता, किया भी नहीं, करूंगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। क्या छोटी आईटी कंपनीज को इन बड़ी कंपनीज के जो भी नंबर्स आए उस बेसिस पे कुछ चुना जा सकता है? जी नहीं, मुझे लगता है कि नंबर्स के बेसिस पे इस वक्त आईटी पे कोई कॉल लेना उचित होगा, क्योंकि हमने देखा है कि दिग्गज कंपनी, दोनों दिग्गज कंपनियां जिसके नंबर्स आए, नंबर्स टीसीएस के तो खासे डिसअपॉइंटिंग रहे, बट इन्फोसिस के थोड़े से उम्मीद से बेहतर आए। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो इशारा किया है कि एक बड़ा अमाउंट वो आइदर बायबैक की तरह, बायबैक के रूप में या डिविडेंड के रूप में डिसबर्स करेंगे, वो एक थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बट इन दो रिजल्ट्स को बेस बना करके किसी छोटी आईटी कंपनी में पोजीशन लेना फंडामेंटली मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई समझदारी का काम होगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हमें नहीं लगता कि कोई बहुत उछाल आएगा। हाँ, अगर टेक्निकली देखना हो या बाजार के एक्यूमुलेशन के हिसाब से देखना हो तो मुझे लगता है कि रोल्टा या आरएस सॉफ्टवेयर, ये दो ऐसी कंपनियां जहां की एक पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस बाजार दिखाना चाहता हूँ। देखिए हरे निशान में आने से कैसे रुक रहा है। ये 9900 का इंडेक्स है निफ्टी का, और लेकिन 1 पॉइंट का गेन नहीं दिखा पा रहा है। ये बड़ा मुश्किल आ रहा है इसके लिए। यहाँ पे ये फिसल रहा है बार बार उसी 2-3 पॉइंट से ही। इसी तरह से सेंसेक्स भी दिखाइए, ये 32,000 का इंडेक्स है, लेकिन इसका भी गेन आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ये भी 11 अंक 10 अंक पे आके बार बार फिसल जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें ना, निफ्टी बैंक का, ये स्मार्टली मूव कर रहा है और ये आज सारे सरकारी बैंकों की बदौलत ऑलमोस्ट हर निशान में भी है। अच्छा पुल बैक भी दिखा रहा है, ताज़ा खरीदारी भी दिखा रहा है। मेरे साथ अंचल जुड़े हैं क्योंकि नंबर्स इस बार लगातार आ रहे हैं। इन्फोसिस टीसीएस का नंबर पूरा एनालिसिस उन्होंने ही करके हमको बताया।
अब शायद एसीसी के भी नंबर है सोमवार को, शेयर चल रहा है अंचल, ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नंबर ऐसे ही आ रहे हैं कि ये शेयर को चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल डिम्पी, नंबर अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। अगर आप मोटा मोटा देखें, एक तरफ कंपनी की सेल्स जो है वहां पे करीब 14.5 से 15% तक की गेंद आती हुई दिखेगी। अच्छी चीज ये रही, मार्च अंत में इन्होंने दाम बढ़ाए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं Q1 इनका Q2 होता है कैलेंडर या 16 का, तो उसके अंदर रियलाइजेशन इंप्रूव हो रही हैं। सीमेंट वॉल्यूम्स 10% बढ़ने का अनुमान है। हाँ, थोड़ी चिंता आएगी, वो आएगी ऑपरेटिंग फ्रंट पे। देखिए, कंपनी का खर्च बढ़ रहा है। इन्होंने जम्मू में एक नया प्लांट पे एक्सपेंशन किया था, तो वहां पे स्पेंडिंग बढ़ी है। ये वन ऑफ स्पेंडिंग हो सकती है Q2 के अंदर, उसकी वजह से एबिटा जो है महज 5% बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन आपको रिपोर्टेड मार्जिन गिरते हुए दिखेंगे 15.9% से 15%, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है डिम्पी, क्योंकि जहां पे इन्होंने दाम बढ़ाए थे, जिन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे, वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे। वहां पे वॉल्यूम्स रिवाइव हुई हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ रही है, बट मार्जिन डेंट हुए। गोइंग अहेड जैसे जैसे ओवरऑल सिनेरियो स्ट्रीमलाइन होता है, कंपनी को इसका फायदा ही आने वाले तिमाहियों में मिलेगा। साथ ही खर्च बढ़ा है, उसका भी डेंट इस बार ही मार्जिन पे दिख रहा है। बॉटम लाइन की जहां तक बात रही, 20% की बढ़त का अनुमान कंपनी के मुनाफे में लगाया जा रहा है। 286-290 करोड़ के आसपास का मुनाफा पोस्ट कर सकती है। एक तरफ अदर इनकम ऑलमोस्ट 30% बढ़ रही है। टैक्स पेमेंट रिलेटिवली कम रहेगा। ओवरऑल देखिए, कंपनी के ऑपरेशंस धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, दाम बढ़ाए हैं, अब उसका फायदा पूरी तरह आने में 1 से 2 क्वार्टर जरूर लगेंगे। चलिए, तो इसी चीज पे कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। एक बार राकेश जी फटाफट से देख के बताइए, क्योंकि 2.25% हो गए स्टॉक, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया या जिन्होंने आज ट्रेड लिया, उसको कैरी कर सकते हैं क्या? देखिए, एंटायर सीमेंट स्पेस बड़ा अच्छा लग रहा है, और रजत जैसे आपने मेंशन करा, काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। अगर किसी का 1-2 दिन का नजरिया है तो मुनाफे को बांधना चाहिए। अगर किसी की होल्डिंग कैपेसिटी है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। शाइना, आप अपना आउटलुक भी दीजिए जरा इस शेयर पे, एसीसी पे। आपको ये ठीक लग रहा है? आज उच्चतम स्तरों पर भी है, और अंचल आप भी कह रहे हैं कि हाँ, नंबर्स तो ठीक रहने वाले हैं इनके। मैं पॉजिटिव हूँ, बिकॉज जो जीएसटी का इम्पैक्ट है सीमेंट सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। वो उनको बेनिफिट मिला है, और एक्चुअली वो जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंड आई थिंक इट इज़ पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। एसीसी के नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये क्वार्टर में दिखाएंगे। आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग लाइक 20% टाइप ऑफ ग्रोथ, एंड आई एम पॉजिटिव ऑन द ओवरऑल सेक्टर एज वेल एज एसीसी। ठीक है। एक ना जुबलेंट के भी आज नंबर, इनफैक्ट नंबर्स आने वाले हैं, शेयर भी अच्छा चल रहा है। आज इत्तेफाक भी हो सकता है कि नंबर्स से आने से पहले ठीक आप देखिए, दोनों ही शेयर्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जुबलेंट ऑलमोस्ट डे हाई पे, एसीसी ऑलमोस्ट दोनों हाई पे। अंचल, आपको देख कैसा लगता है जैसे प्रिंसिपल और टीचर एकदम से रिजल्ट सुनाना चाहती है कि आप पास हो गए, फेल हो गए? अब मैं फिर से बताइए, ये पास हो रहा है कि ये फेल हो रहा है? ये एज अ स्टूडेंट है, इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखिए, जुबलेंट फूड्स के इस बार Q1 के नंबर्स अच्छे हैं। अच्छे रहने का सबसे बड़ा कारण है मल्टी ईयर लोज पे बेस काम कर रहे हैं इसके समय। अगर आप इसके नंबर्स को ट्रैक करेंगे, पिछले 5-6 क्वार्टर्स में इस कदर इसके नंबर्स वीक हुए हैं कि अब जाके मल्टी ईयर लो से वो लो बेस का फायदा इस बार Q1 में आता हुआ दिखेगा। कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें, फिर से एक और क्वार्टर में -3% यानी 3% की गिरावट आती हुई दिखेगी। वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। एक अच्छी चीज ये रही है कि कंपनी ने अपने कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए कई कदम उठाए, और वो चीज एविडेंट है एबिटा और एबिटा मार्जिन में। एबिटा करीब 13% बढ़ रहा है, तो वहीं एबिटा मार्जिन 9.5% से बढ़ के 10% रह सकते हैं। जहां तक रही बॉटम लाइन की बात, वहां पे महज 3-3.25% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी का ओवरऑल टैक्स दर बढ़ रहा है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। हाँ, क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा इनकी गोइंग फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी, क्या ये लेते हैं, क्या ये अपना कॉस्ट कटिंग मेजर्स कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज पे फोकस किया, या फिर अब डंकिन डोनट्स को रिवाइव करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी अनाउंस करती है मैनेजमेंट, वो क्रिटिकल रहेगा। चलिए राजेश जी बताएं, पिज्जा पार्टी होगी क्या मंडे को? देखिए, कहना मुश्किल है। जैसे अंचल बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात देखने को होगी कि सेम स्टोर सेल्स क्या आती है, क्योंकि वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रही है पिछले कई क्वार्टर्स से। तो वो अगर थोड़ी सी डाउन आती है तो दिक्कत की बात हो सकती है। इस वक्त मैं ये कहूँगा 1135 रुपये के स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन कैरी करनी चाहिए। हो सकता है कि एक बड़ा अप मूव मिल जाए। ठीक है। ये बाजार जो पहले हाफ में था वो तो कुछ हद तक इन्फ्लेशन ने काम किया था, जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स चले थे। अब बाजार चल रहा है, उसके पीछे एक बार आप देखिए वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी हेल्प की है सेकंड हाफ में। अब ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर, हालांकि बढ़त 0.1% की है, लेकिन ये दोपहर बाद जब इन्फ्लेशन के बाद के आंकड़ा है उसको बाजार में हेल्प करने में काम काफ़ी हद तक रिलायंस भी करता हुआ दिख रहा है। ये हर 1 से 2% जब भी चलता है तो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जो रिकवरी आनी होती है वो आ जाती है। अब शायद रिलायंस पे आपका आउटलुक क्या है?
ये 1500 वाला जो टारगेट तो अचीव हो गया। मीर बता रहे थे कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जियो वाले फैक्टर से आजकल कंपनी ज़्यादा जानी जाती है, जिसको लेकर अभी कुछ असमंजस है, लेकिन शेयर चल रहा है, 1500 का लेवल अचीव कर चुका है, आगे शेयर और चलेगा, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। आपका आउटलुक क्या है? मेरा भी एक्चुअली मानना है कि यहाँ से और आगे चल सकता है। 1500 का टारगेट तो अचीव हुआ। मेन 2 रीजंस बीइंग, जो इसका मेरे हिसाब से आधा वैल्यूएशन शुड बी ऑन देयर टेलीकॉम सेक्टर स्पेस, और वहाँ पर दे आर डूइंग वेरी वेल। और जो उनके जो नए जो अभी जैसे हम सुन रहे हैं, जो उनके आगे चलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वो प्राइस लो रख के सेल्स को बढ़ाएंगे, गेट न्यू एडिशनल सब्सक्राइबर्स, ये आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। तो वहाँ से जो वैल्यूएशन और आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट शुड टेक द स्टॉक मच हायर। और उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे आपने कहा, उनके जो वॉल्यूम्स है बेस्ड ऑन देयर कैपेक्स जो ऑलरेडी हो चुका है या खत्म हो रहा है, उस हिसाब से वहां से अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ पे दे शुड डू मच बेटर। सो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड 1 या 2 साल में उनके सभी बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे एबिटा को, एंड दैट शुड देन अगेन रिफ्लेक्ट ऑन वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। ठीक है, एक शेयर मैं आपको और दिखा दूं इसके साथ ही, वो है CSC का शेयर। ठीक 2 बजे के कार्यक्रम में हम जब जेके से बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि CSC को रखा जा सकता है। उस समय उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो करीब 895-896 के आसपास था। अब ये शेयर 907 रुपये का हुआ है। ये आपके सामने चार्ट है, आवरली चार्ट। आप देखिए कैसे 3 बजे के बाद चला है। 2 बजे रिकमेंडेशन, 3 बजे के बाद शेयर ऑलमोस्ट डे हाई पे 907 का यहाँ पे लेवल्स दिख रहा है। वेरी गुड मूव, काफ़ी शानदार मूव आया है, और उम्मीद करते हैं निवेशकों को काफ़ी अच्छा पैसा भी बना होगा आज के सेशन में। काटना है आप काट जाइए, लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। चलिए ट्रेंड देख लीजिए, एक बार से एकदम से स्पाइक आया, दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, और ये अभी अभी खरीदारी हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो इसको आप फोकस में रखें। मुंजाल शोवा एक और स्टॉक है जिसमें खरीदारी बढ़ी है। ये दोनों ही स्टॉक्स एकदम से दिन के उच्चतम स्तर पे आके खड़े हो गए हैं। एक बार राकेश जी, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं दोनों को, मुंजाल शोवा और ट्रेंड, अभी बेहतर स्ट्रक्चर किसका है, और अगर किसी को कैरी करना हो तो कैरी कर सकते हैं क्या दोनों में से कोई भी स्टॉक? देखिए, दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। रजत, अगर ट्रेंड में देखें तो ऑलरेडी स्टॉक के कंसोलिडेशन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है, और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है ट्रेंड में, फर्दर इजाफा डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप मुंजाल शोभा की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकल रुझान अच्छा है, स्टॉक एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, और ये दोनों स्टॉक एक अच्छे बाइंग कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये सारे वही शेयर्स हैं जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको आलोक बात कर रहे थे कि आज एफडीए की जब बैठक होगी ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट को लेकर, जिसमें बीजेपी का खुद अपना स्टैंड पूरी तरह से एफडीए को लेकर नहीं आने का था, अब इसी बैठक में एफडीए के नियम आसान करने की बात हो रही है। तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात बन ही जाती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जब रिटेल की बात कर रहे थे, एक ही सेगमेंट ज़्यादा अच्छा प्ले दिखा रहा है, वो है रिटेल सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन के अंदर उतना स्ट्रांग मूव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बात है कि बीजेपी अपने स्टैंड से थोड़ा सा हटकर अब रिलैक्सेशन के मूड में इस रिटेल कारोबार के अंदर आ रहे, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो या वो डबल ब्रांड मल्टी ब्रांड रिटेल हो। तो इस पर आप देखिए सभी रिटेल काउंटर्स, खासकर ट्रेंड, शॉपर स्टॉप जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर अच्छा मूव है। मिस्टर अग्रवाल, आपका राय क्या है? ये जो शेयर के अंदर एक सडन स्पाइक आया है, आज शाम को बैठक है, और जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक करते हैं तो फैसला ले ही लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, तो फैसला शायद कुछ आ ही जाएगा। एक बार लेके जा सकते हैं क्या सोमवार के लिए इन शेयर्स को? देखिए डिप्पी, रिटेल स्टॉक्स लेना हो तो अभी थोड़ी देर पहले आप सीईएससी की चर्चा कर रहे थे। इनडायरेक्टली वो स्पेंसर को होल्ड करती है, और मैं समझता हूँ कि वहां पर पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके जो तीनों चारों वर्टिकल्स है, फिर वो चाहे पावर के हो, चाहे रियल्टी के हो, रिटेल के हो या आईटी के हो, चारों ही बढ़िया चल रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से FY19 की जो अर्निंग आ रही है उससे 10 से भी कम के पीई पे चल रहा है, और हमें लगता है कि 8 महीने से, पिछले 8-9 महीने से स्पेंसर एबिटा पॉजिटिव होता जा रहा है। डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस्ड है कंपनी का, और कंबाइंड वैल्यू एसओटीपी लूं तो मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 25 से 30% की बढ़त आगे वाले 2 क्वार्टर में दे सकता है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन कैरी करने की राय दूंगा, न केवल फंडामेंटली बल्कि आपकी रिटेल स्टोरी को भी ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल खैरी बात, बिल्कुल ठीक है। तो इस बीच आप देखिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स भी आपके सामने रख देते हैं। तो एक तो एसआर और आरबीआई पे केस का फैसला आ जाएगा, सुनवाई तो खैर खत्म हो गई है, सिर्फ फैसला सुनाना है कोर्ट को। तो ये 17 जुलाई को ये फैसला, यानी कि सोमवार को ये फैसला भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी एक सोचा समझा फैसला हो। इसका बाजार पे असर कम से कम सारी डेट वाली कंपनीज पर आपको जरूर पड़ता हो दिखेगा। चीन पे जीडीपी के आंकड़े, आईपी की ग्रोथ, रिटेल की बिक्री के आंकड़े आएंगे 17 जुलाई को ही है, और ये ओपनिंग में हमारे सामने काम कर सकते हैं।
हैं 20 जुलाई को ईसीबी की पॉलिसी को लेकर बैठक है रजत, और यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉलिसी की बैठक कहीं अहम बन जाती है। और 20 तारीख को भारी भरकम रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नंबर उतारेगा बाजार के अंदर, और ठीक उससे पहले सारा सेटअप ठीक लग रहा है, 1500 के ऊपर है। और 21 जुलाई को रिलायंस की एक एजीएम भी होने वाली है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ 17 जुलाई से मॉनसून का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ये अपने आप में अहम है क्योंकि सरकारी कामकाज, रिफॉर्म का कामकाज और तेज होगा। ये कुछ एक अहम ट्रिगर है जो कि अगले हफ्ते के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते अगर आप रिटर्न्स देखें तो इंडेक्स पे लगभग 2% के रिटर्न मिले हैं, चाहे आप निफ्टी सेंसेक्स या फिर निफ्टी बैंक की बात करें तो 2% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आए हैं। और अच्छी तेजी, और ये तेजी तब जब एनएसई पे ग्लिच था, उसके बाद से हमने देखा कि एकदम से रफ्तार पकड़ ली मार्केट में और 9900 का लेवल लग गया निफ्टी पे, 32,000 सेंसेक्स पे। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई, 4% के आसपास की तेजी। कॉम्पोनेंट्स तेज चले, बीएसई आईटी मूव दे गया, लगभग 2.5% की तेजी यहां पर बनी। फार्मा, कैपिटल गुड्स और ऑटो, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो इस बार ट्रेडर्स ने चुनी, और ये जो मार्केट की लेग बनी है इन सेक्टर्स पे ज्यादा तेजी बनी। मेटल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा हल्का पड़ गया, लेकिन बाकी के जो सेक्टर्स थे वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला। अब काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच भी देख लीजिए, गेल मैक्सिमम मूव तो आज के सत्र में ही दिखाई देगा आपको, 9% की तेजी है हफ्ते के दौरान। इसके अलावा हिंडाल्को, भारती एयरटेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर्स में तेजी थी। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स जहां पे आपको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एक बार ग्लोबल सेटअप भी आप दिखा दीजिए, जब इतना कुछ देख रहा है तो ग्लोबल सेटअप देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमको मार्केट के अंदर ये हमारी सपोर्ट काम करेगा। ट्रिगर के साथ साथ उस ग्लोबल सेटअप को भी एक बार देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं यूरोपियन मार्केट से। आज यहाँ पे फ्लैट ही कारोबार हो रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना ही डैमेज ना ही फायदा यूरोप से आएगा। अब एक बार जरा यूएस के डॉ फ्यूचर्स भी दिखा दीजिए और नेस्डेक के फ्यूचर्स भी। टिपिकली नेस्डेक के फ्यूचर्स मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे टेक शेयर्स का इंपैक्ट आता है और ये ज्यादा अच्छा मूव देते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए ऑलमोस्ट ये भी फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन भी एक बार देख लेते हैं, बाजार के आज की रिदम क्या है, क्योंकि आज मार्केट फ्लैट था लेकिन ज्यादातर शेयर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सुबह सुबह क्या हो सकता है 5 से 10 मिनट में एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद बाजार टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग में मूड में आ गया था, फ्राइडे मूड में आ गया था। 1063 1000 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस में थे, और इस तरह से एनएससी बीएससी दोनों का डाटा ही यही कहता है। एक बार 51 शेयर जो निफ्टी के हैं वो भी दिखाइए कि क्या यहाँ पे पार्टिसिपेशन अलग से कुछ दिख रहा है। नो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा फर्क नहीं है, 23 और 28 का ही है, कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंडेक्स के कुछ काउंटर्स काम कर रहे हैं। चलिए, इनफैक्ट आज काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी ट्रेडर्स की, फार्मा स्टॉक पे ज्यादा खरीदारी हो रही थी। राकेश जी, एक ट्रेड बता दीजिए आपकी ओर से जहां पर आप अभी अंतिम बाजी में फोकस कर रहे हैं और जहां आपको लगता है कि अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी सोमवार के सत्र में। देखिए, एक तो कैडिला हेल्थ केयर है जहां मुझे लगता है नजर रखनी चाहिए, बट यहाँ थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बना के इसको बाय करना चाहिए। और कैडिला में मुझे लगता है 8 से 10% के इजाफे के लिए रजत हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। अगर सोमवार का व्यू है तो वेदांता को बाय करके चले, 256 का स्टॉप लॉस, 273 का टारगेट, और दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स। रजत, अगर आपको बीटीएसटी करना हो तो आप एक चीज देखना कि जो स्टॉक नीचे की तरफ बढ़ के बंद हो रहा होता है वो एक गैप अप ओपनिंग देता है। गॉडफ्रे फिलिप्स को बाय करें, 1240 का स्टॉप लॉस, 1325 के लक्ष्य के लिए। इस मार्केट में यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना। एक शेयर में आपको चलते चलते और दिखा देता हूँ, सेपको। थोड़ी देर पहले हम बाद में डिस्कस कर रहे थे, ये शेयर सर्किट लगा दिया इसने, पहले 13-14% था, अब ये करीब सर्किट पे लॉक करके अपने आप को जा रहा है, और ये शेयर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो खैर ठीक है, मार्केट का जो सेटअप है कुल मिला के यहाँ पे ठीक ही नजर आ रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं आज बाजार की क्लोजिंग और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स का कंपोनेंट क्या क्या कहता है। ये अगले हफ्ते के ट्रिगर्स आपके सामने ग्राफिक्स में है। मॉनसून का सत्र है और इसके अलावा सबसे अहम 20 तारीख को रिलायंस के नंबर्स होंगे। ये दो अहम चीजें जो मेरे को इस बार दिख रही हैं। ग्लोबल मार्केट से चीन का डाटा होगा। अब आज के हीरो जीरो भी देख लीजिए, स्पाइस मोबिलिटी के अंदर करीब 10% का सर्किट लॉक हुआ है। आज ये तीसरा दिन है इनफैक्ट जब सर्किट लॉक हो रहा है। रिलायंस रेलिगेयर एंटरप्राइज पे करीब 8% ऊपर, बैक ऑन खबर के दम पर चला, ब्रेस्ट कैंसर की दवा की मंजूरी मिली। प्राज इंडस्ट्रीज, आज सुबह एथेनॉल की खबर हमने आपको बताई थी कि परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव फॉरवर्ड कर दिया, यूपी सरकार को दिया है, एथेनॉल का इस्तेमाल हो गाड़ियों पे, खासकर बसों और टैक्सीज पे, तो 6% शेयर ऊपर पहुंच गया। सेप्को पे सर्किट लग गया, वॉल्यूम ग्रोथ मिली, जीवेल एग्रो 10% ऊपर। चलिए, तमाम स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी बनी, लेकिन जो रिजल्ट्स इंपैक्ट देखने को मिला, टीसीएस 2% टूटा, इन्फोसिस में आधे फीसदी का डेंट पड़ा, हडसन एग्रो 3% से ज्यादा टूटा, और एमसीएक्स बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले हो गया 1.5% ऊपर, क्योंकि तिमाही दर तिमाही अगर आधार पर देखेंगे तो ये नतीजे ठीक थे और बाजार इंतजार कर रहा है ऑप्शंस कंसंट्रेशन जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे ट्रेड जहां पर पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हुआ।
बैंकिंग स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव था, आज स्ट्रॉन्ग मूव मिलता हुआ नजर आया। फार्मा का दिन था जिसमें बायोकॉन प्रोमिनेंटली 9% की तेजी, इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा में 5% का मूव, स्पार्क सन फार्मा एडवांस में 3.5% का मूव और स्ट्राइड शासुल पे मैक्सिमम खरीदारी लेटर हाफ में हुई है, 4.5% क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न देने जा रहा है। ऑटो एंसिलरी शेयर की रफ्तार तेज हुई, भारत सीट 7% की रफ्तार के साथ बंद हुआ, हेरिता सीटिंग, साथ साथ बैंको प्रोडक्ट्स और ऑटो एक्सेल कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर पॉजिटिव अप्रोच रखी ट्रेडर्स ने आज। लेकिन आज मिड का पार्टी का दिन नहीं था। हालांकि इन्फोसिस ने किसी तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही हार गया और लास्ट में जाते इन्फोसिस भी लाल निशान में पहुंच गया। लेकिन ठीक उससे पहले डाटामेटिक, मैस्टेक, ये कुछ शेयर थे जो आज दबाव में आए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन के अंदर दबाव था। आप ऑटो एंसिलरी की बात बोल रहे थे, उसमें एक बड़ा ग्रुप है रानी ग्रुप, इसकी ज़्यादातर कंपनीज ऑटो एंसिलरीज में वो चल रही हैं, चाहे होल्डिंग हो, चाहे रानी मद्रास हो या फिर रानी ब्रेक हो, इन सभी के अंदर एक ठीक ठाक आज ट्रेड देखने को हमको मिला है। इसके अलावा जो आज मार्केट के अंदर दबाव चला या फिर चढ़े, उसमें F&O के कुछ एक शेयर्स भी आपके सामने हैं, बायोकॉन, ऑरो फार्मा, जुबलेंट फूडवर्क। और इंटरेस्टिंग बात यह है, खबर और नतीजे दो ही चीज़ मार्केट के अंदर समय ज़्यादा चल रही हैं और ये दबाव वाले शेयर्स आपके सामने जो कल के टॉप गेनर्स थे आज के टॉप लूजर्स बन गए। सिंटेक्स 30% चला, आज 4% टूटा, नाल्को भी टूटा है, JP एसोसिएट्स के अंदर भी 2.5% की गिरावट आती हुई दिखी है। इस बीच NBFCs मार्केट का फ्लेवर, ये मार्केट का फ्लेवर नहीं, इस पूरी बढ़त का फ्लेवर भी है और इसमें आज भी तेजी थी। रिलायंस कैपिटल लीड कर गया 1.5% के साथ, मन्नापुरम बजाज रिकवर करने के मूड में आ गया। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? इस सौदे को प्लस करें, 580 का स्टॉप लॉस। देखिए, मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूंगा। डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, बट जहां पर मुझे ट्रेंड की क्लैरिटी है मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा और उसमें मुझे लगता है कि ACC, कड़ीला और DCB बैंक और साथ कोटक बैंक के 4 मुझे लगता है एक अच्छी पिक है, जिसके अंदर में आपको ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जिसमें आप इसको लेके वापस नीचे खरीद सकते हैं। तो ब्रॉडर मुझे लगता है नेक्स्ट 4-5 दिनों के लिए एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बाजार बंद होने में बस कुछ ही समय बाकी है। हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, 4 बड़े एक्सपर्ट्स हैं। अब शायना मुकद्दम जी, साथ साथ राजेश अग्रवाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, राकेश बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष चतुर्मोता डेरिवेटिव एनालिसिस हमारे साथ कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। आज मूव जिस तरीके से मिला है ना, उसमें कुछ चुनिंदा पॉकेट सामने आ रही है सर। फार्मा सेक्टर पे मूव पॉजिटिव है, पावर स्टॉक्स तेज हुए हैं, टेलीकॉम स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव है। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी एडवाइस कर रहे हैं मार्केट्स में? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो मुझे लगता है कि किसी को लंबी अवधि के लिए लेना हो तो फार्मा एक बेहतर पिक साबित हो सकती है। हालांकि छोटी अवधि में या नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे हमें लगता है कि थोड़े से ठीक ठाक म्यूटेड ही आएंगे। रेवेन्यू ग्रोथ में कहीं पर 1-8% की बढ़त आए या हो सकता है कहीं कटौती भी देखने को मिले। कई कारण हैं, सिग्निफिकेंट अप्रूवल्स की कमी है, GST को लेकर के डी स्टॉकिंग हुई है भारतीय बाजारों में, विदेशों में भी कुछ दिक्कतें चल रही है फार्मा पे, बट और करेंसी के तो जो प्रॉब्लम हुई है, करेंसी जो बढ़ गई है उसके भी इफेक्ट आने वाले हैं। बट लंबी अवधि में मुझे लगता है कि कुछ एक कंपनियां जिसको बहुत अच्छे अप्रूवल्स मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, जिसमें अरबिंदो, कैडिला या लुपिन है, इसमें नज़र रखनी चाहिए और वहाँ खरीदारी की जा सकती है। इवन कुछ ऐसे पॉकेट्स जहाँ पर GST को सीधा फ़ायदा होगा, GST का सीधा फ़ायदा उन पॉकेट्स को होगा। फॉर एग्जांपल FMCG एक क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। ITC हालांकि बहुत बढ़ गया है, लेकिन वहाँ खरीदारी की जा सकती है। इवन डाबर या मैरिको पे नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, इस बीच में आपको एक और शेयर दिखाता हूँ जो अडोर वेल्डिंग की तरह चला है, वो है सेबको का शेयर, CEBBCO, ये इसका कोड है NSE का, सेबको। ये दिन के उच्चतम स्तरों पर वापस आया है और ना केवल आया बल्कि अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। आज जो दिन भर में वॉल्यूम नहीं थे ना, सिर्फ इसने आधे घंटे के अंदर जनरेट कर दिए और ये 15% ऊपर है। राकेश, जरा इसका चार्ट देखिए, ये क्या BTST का कैंडिडेट बन रहा है? क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। 15% मेरे लिए ज़्यादा मीनिंग नहीं है। और खास एक और चीज़ मैं इसमें आज नोटिस कर रहा था, वही था कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ रहा है आज। देखिए डिम्पी, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली स्टॉक का चार्ट उपलब्ध नहीं है, तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आशीष से ले लें रिकमेंडेशन। आशीष बताइए, आप जरा देखेंगे इसका चार्ट। जी हाँ, देखिए अडोर वेल्डिंग के अंदर में बिल्कुल जैसा आपने कहा वॉल्यूम 50,000 शेयर का वॉल्यूम अभी हुआ है। सेबको, आशीष सेबको, CEBBCO। ओके,
जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके अंदर में भी अभी वॉल्यूम जस्ट हुआ है और पर इंपॉर्टेंट बात है ऑल टाइम लो से हुआ है, तो देखिए इसके अंदर में डेफिनेटली एक मूव तो बनता है जो इसको शायद 15.5-16 तक लेके आ जाए, और नीचे में मुझे लगता है कि 13 रुपए 50 पैसे का स्टॉप रख के पोजीशन बनानी चाहिए। बट डेफिनेटली अगर से 15-50-16 के स्तर देखने को मिलते हैं तो वहां प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा। चलिए एक बार रियल एस्टेट प्ले देख लेते हैं। एक तो देखते हैं डीएलएफ को और उसके बाद यूनिटेक को। यूनिटेक जो है वो 7 रुपए का अब 7.35 पे है, लेकिन ये स्टॉक निचले स्तर से आप खरीदारी देखिए जो इसको 6% ऊपर ले आई है। स्ट्रॉन्ग मूव आज लेटर हाफ में स्टॉक पे बन रहा है। और एक डीएलएफ भी देख लेते हैं और रियल एस्टेट प्ले आंकने की कोशिश करते हैं। 201 के लेवल पे है, तो ये मान के चलने की यूनिटेक पे मूव पॉजिटिव बना है। राकेश को रिकमेंडेशन देना चाहेंगे ये यूनिटेक पे? देखिए यूनिटेक पे तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में, बट डीएलएफ काफी अच्छा लगता है। इस स्टॉक को मौजूदा स्तरों पे बाय किया जा सकता है और ये स्टॉक दमखम रखता है रजत काफी ऊपर तक जाने का। और दूसरा रियल एस्टेट के अंदर अनंत राज पे भी नजर रखनी चाहिए, जहां काफी आज ह्यूज वॉल्यूम्स हुए हैं। हाँ। एक बड़ा ब्लॉक भी चेंज हुआ है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म में 70-71 के लेवल्स यहां देखने को मिलते हैं। एक बार टेक में अनंतराज और यूनिटेक दोनों के चार्ट्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। एक बार राकेश ये मन्नापुरम फाइनेंस भी देख के बताएं, क्योंकि यहां पर पिछले 10 मिनट में मूव पॉजिटिव बना है। ये स्टॉक क्या कैरी कर सकते हैं अगर किसी ने खरीदा हो तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए? देखिए रजत काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है मन्नापुरम फाइनेंस का, और जिस तरीके से जिन स्तरों पे ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली बाय एंड होल्ड करना चाहिए और ये ऊपर में 104 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। ये स्टॉक जो है रजत 104 के स्तरों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है और एक बार 104 के लेवल्स टूटते हैं तो 113-114 की नॉन स्टॉप रैली यहां देखने को मिल सकती है। शायना टाटा मोटर्स का शेयर चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप पिछले क्वार्टर से देखेंगे या फिर काफ़ी साल से भी आप देख सकते हैं, क्वार्टर का आप देखिए तो जब आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा, एक क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर। एक बार इसका आप 3 मंथ का चार्ट भी दिखा दीजिए, आपको इससे पता लग जाएगा कि शेयर में कुछ नहीं हुआ। टाटा मोटर्स में खबरें बहुत आती हैं, JLR को लेकर न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहता है, रिस्ट्रक्चरिंग पूरे ग्रुप में हो रही है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल सपाट है, 1% ना टूटा ना ही 1% चला, सपाट खड़ा है। क्वार्टर से क्वार्टर आ गए हम। एक्चुअली ये काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस अभी जो बहुत ही पॉजिटिव थे टाटा मोटर्स पे, अभी दे आर मूविंग स्लाइटली, दे उनका अर्निंग्स थोड़ा वो नीचे लेके आ रहे हैं टाटा मोटर्स पे, और ये मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑन द ओवरऑल स्टॉक। इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन जो उनका जो सेल्स है, जो ऑफकोर्स JLR इज द मेजर, उनका जो टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करता है, उस पर कभी एक महीने में पॉजिटिव आते हैं न्यूज़, एक महीने में नेगेटिव आती है। तो आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन गोइंग ऑन इन द ओवरऑल टाटा मोटर्स। जैसे ग्रुप में कंसोलिडेशन हो रहा है वैसे ही टाटा मोटर्स में। बट मेरे हिसाब से अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स का जो DVR है वो अभी भी खरीद के आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए अगर रखें तो वन विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम द न्यू लॉन्चेस वो जो प्लान कर रहे हैं, बोथ इन द LCV एज वेल एज इन देयर कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, मार्केट्स रिकवर हो गई हैं पर 3 अंकों की गिरावट इस निफ्टी पे देखने को मिल रही है मात्र। खैर मैं यही बात बोल रहा था कि मार्केट्स में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्केट में पहले बैंक निफ्टी ने कमाल किया और अब आप देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट वापस 9900 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 3 अंकों का नुकसान है, पहले गिरावट करीब 30 अंकों की हो गई थी लेकिन अब सिर्फ 3 अंकों में सिमट के रह गई है और ज़्यादातर सेगमेंट में बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आज साबित हुआ। हालांकि कल वीकली एक्सपायरी कल थी लेकिन मूव आज बैंकिंग में ज़्यादा आते हुए दिख रहा है। कुछ हेल्प किया है इसको FMCG कंपनीज ने, वहाँ से भी थोड़ी बहुत रिकवरी हमको आती हुई दिखी है और कुछ जो मिड कैप सेगमेंट है ये भी आज अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, इसने भी अच्छी रिकवरी वापस आज करते हुए दिखी है। कुछ एक और शेयर्स भी देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उसमें आप देखिए एक बार डाबर वापस हरे निशान में आ चुका है, 303 का प्ले है। आशीष ये मैरिको डाबर में से कोई एक शेयर हम रख सकते हैं, किसको रखें? आज टूटा हुआ मैरिको या फिर थोड़ा सा चला हुआ डाबर? देखिए मैं तो डाबर पे काफी दिन से कॉल दे रहा हूँ और मुझे लगता है स्टॉक कम से कम यहाँ से भी 10 से 12% की बढ़त दिखा सकता है और ये भी मैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एक आध महीने में शायद ये अपसाइड देखने को मिले, पर जिस तरह के स्ट्रक्चर बने उसमें सरप्राइज नहीं होगा कि ये स्टॉक पूरे साल में कम से कम 20% की रिटर्न करंट लेवल से दिखाए। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है डाबर एक लॉन्ग ट्रेड है और छोटे ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से मैं समझता हूँ 298 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 313-314 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।
चलिए अब आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। पूजा मेरी सहयोगी से हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो आज आप बना सकते हैं और सोमवार को मौका मिलेगा उसमें से एग्जिट करने का। बताएं BTST कॉल्स। जी 6 कॉल्स लिए हैं हमने जो, उसमें से 5 में खरीदारी की और एक में बिकवाली करने की राय आ रही है। एपिक रिसर्च के व्यूज पे पहले नजर डालते हैं। इन्होंने अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय दी है 385 के लेवल्स के लिए। यहाँ पर ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 371 का। और दूसरे कॉल में इन्होंने टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय दी है। अपने डेज लो के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड भी कर रहा है और 545 का टारगेट ही सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस 565 का लगाइए। इसके अलावा ब्रिजेश सिंह ने गेल में खरीदारी करने की राय दी और यहाँ पर इनका मानना है कि 402 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस सुझाइए 384 का। और अगले कॉल में इन्होंने ऑरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय दी। आज फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी भी थी और ऑरोबिंदो फार्मा उसमें एक बड़ा गेनर था। 765 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 732 का। मनीष मिश्रा के कुछ व्यूज पर नजर डालें तो उन्होंने ACC में खरीदारी करने की राय दी है। 17 को नतीजे भी हैं और उसके पहले अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 1800 के लेवल्स के लिए ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 725 का और 1725 का। और मुथूट फाइनेंस इनका अगला बाय कॉल है। यहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 460 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 440 का। ठीक है, मुथूट फाइनेंस हमको 1-2 दिन पहले भी एक कॉल मिली थी। हेमंत ठुकराल भी कहते हैं इस पे सौदा अच्छा बनेगा और अभी भी कॉल चल रही है और इस सौदे पे अभी भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 2 शेयर, आशीष ये आखिरी सवाल होगा इनफैक्ट आपसे मैं, लेकिन 2 शेयर पूछूंगा इस आखिरी सवाल में। पहला तो नाल्को, ये करीब 4% अभी नीचे है। ये कल का टॉप गेनर था, आज का टॉप लूजर बन गया। इसमें क्या करना है? और दूसरा पीडीलाइट, ये जब भी 800 के पास आता है ना, एक बार ऐसा लगता है कि इसको जरूर प्लस कर लेना चाहिए क्योंकि वापस पुल बैक मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हो गया है। आपके दोनों पे राय चाहिए सर, पीडीलाइट पे और एक नाल्को पे। देखिए डिम्पी, यहाँ पे मैं एक ट्रेड देना पसंद करूंगा। नाल्को को आप थोड़ा देर साइड में रख दीजिए और हिंडाल्को ले लीजिए, ये मेरा ट्रेड रहेगा। बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा बिल्डअप है। स्टॉक मुझे लगता है कम से कम 215-216 की अपसाइड दिखा सकता है। यहाँ से बहुत छोटी डाउन साइड 204 का एक स्टॉप लॉस रख के आप हिंडाल्को के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। और क्योंकि पूरा प्ले एल्यूमिनियम का है तो मुझे लगता है कि नाल्को में भी अगर से डिप है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। पर देखिए स्ट्रेंथ के साथ जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हिंडाल्को ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है मुझे, तो यहाँ पे पोजीशंस आप बना सकते हैं। दूसरा पीडीलाइट के अंदर में जैसा आपने कहा बिल्कुल इन स्तरों पे ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बेस कहीं ना कहीं 800 के आसपास बना हुआ है। बट आज थोड़ा सा वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कम से कम 800 के आसपास इसको आने दीजिए। 800 के आसपास ही इसके अंदर में थोड़ा सा पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 790 को होगा और पुल बैक में मुझे लगता है 825 830 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। लेकिन ना रोज मैं इस समय एक स्टॉक लेके आता हूँ, आज मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि स्टॉक ब्रेक ही नहीं कर रहा था 35 का लेवल। फिनोटेक्स केमिकल देख लीजिए, इसने एकदम से 35 का लेवल ब्रेक कर दिया और ये दिन के उच्चतम स्तर पे खड़ा हो गया और डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मूव मिल गया। ये 35 का स्तर फिनोटेक्स केमिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पिछला स्विंग था। एक बार आके जी इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताइए स्टॉक का फिनोटेक्स केमिकल, अगर आप ट्रैक करते हो तो। देखिए बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है रजत, और जिस तरीके से आपने मेंशन करा 35 के स्तरों के ऊपर निकला है स्टॉक और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बड़े शेयर को भी रखा जा सकता है। मिस्टर राजेश अग्रवाल भी मेरे साथ हैं। राजेश, एक और चीज़ आपको देख के और ये बतानी है कि अब जो आईटी के नंबर्स आ चुके हैं, इसके पास कुछ छोटी आईटी कंपनीज ऐसी हैं जिस पे आपको लगता है कि सौदा अभी भी खड़ा किया जा सकता है। मैंने मान लिया मैं TCS और इन्फोसिस पे ट्रेड नहीं कर सकता, किया भी नहीं, करूंगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। क्या छोटी आईटी कंपनीज को इन बड़ी कंपनीज के जो भी नंबर्स आए उस बेसिस पे कुछ चुना जा सकता है? जी नहीं, मुझे लगता है कि नंबर्स के बेसिस पे इस वक्त आईटी पे कोई कॉल लेना उचित होगा, क्योंकि हमने देखा है कि दिग्गज कंपनी, दोनों दिग्गज कंपनियां जिसके नंबर्स आए, नंबर्स TCS के तो खासे डिसअपॉइंटिंग रहे, बट इन्फोसिस के थोड़े से उम्मीद से बेहतर आए। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो इशारा किया है कि एक बड़ा अमाउंट वो आइदर बायबैक की तरह, बायबैक के रूप में या डिविडेंड के रूप में डिसबर्स करेंगे, वो एक थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बट इन दो रिजल्ट्स को बेस बना करके किसी छोटी आईटी कंपनी में पोजीशन लेना फंडामेंटली मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई समझदारी का काम होगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हमें नहीं लगता कि कोई बहुत उछाल आएगा। हाँ, अगर टेक्निकली देखना हो या बाजार के एक्यूमुलेशन के हिसाब से देखना हो तो मुझे लगता है कि रोल्टा या RS सॉफ्टवेयर, ये दो ऐसी कंपनी
कंपनियां जहां की एक पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस बाजार दिखाना चाहता हूँ। देखिए हरे निशान में आने से कैसे रुक रहा है। ये 9900 का इंडेक्स है निफ्टी का, और लेकिन 1 पॉइंट का गेन नहीं दिखा पा रहा है। ये बड़ा मुश्किल आ रहा है इसके लिए। यहाँ पे ये फिसल रहा है बार बार उसी 2-3 पॉइंट से ही। इसी तरह से सेंसेक्स भी दिखाइए, ये 32,000 का इंडेक्स है, लेकिन इसका भी गेन आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ये भी 11 अंक 10 अंक पे आके बार बार फिसल जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें ना, निफ्टी बैंक का, ये स्मार्टली मूव कर रहा है और ये आज सारे सरकारी बैंकों की बदौलत ऑलमोस्ट हर निशान में भी है। अच्छा पुल बैक भी दिखा रहा है, ताज़ा खरीदारी भी दिखा रहा है। मेरे साथ अंचल जुड़े हैं क्योंकि नंबर्स इस बार लगातार आ रहे हैं। इन्फोसिस टीसीएस का नंबर पूरा एनालिसिस उन्होंने ही करके हमको बताया। अब शायद एसीसी के भी नंबर है सोमवार को, शेयर चल रहा है अंचल, ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नंबर ऐसे ही आ रहे हैं कि ये शेयर को चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल डिम्पी, नंबर अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। अगर आप मोटा मोटा देखें, एक तरफ कंपनी की सेल्स जो है वहां पे करीब 14.5 से 15% तक की गेंद आती हुई दिखेगी। अच्छी चीज ये रही, मार्च अंत में इन्होंने दाम बढ़ाए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं Q1 इनका Q2 होता है कैलेंडर या 16 का, तो उसके अंदर रियलाइजेशन इंप्रूव हो रही हैं। सीमेंट वॉल्यूम्स 10% बढ़ने का अनुमान है। हाँ, थोड़ी चिंता आएगी, वो आएगी ऑपरेटिंग फ्रंट पे। देखिए कंपनी का खर्च बढ़ रहा है। इन्होंने जम्मू में एक नया प्लांट पे एक्सपेंशन किया था, तो वहां पे स्पेंडिंग बढ़ी है। ये वन ऑफ स्पेंडिंग हो सकती है Q2 के अंदर, उसकी वजह से एबिटा जो है महज 5% बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन आपको रिपोर्टेड मार्जिन गिरते हुए दिखेंगे 15.9% से 15%, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है डिम्पी, क्योंकि जहां पे इन्होंने दाम बढ़ाए थे, जिन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे, वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे। वहां पे वॉल्यूम्स रिवाइव हुई हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ रही है, बट मार्जिन डेंट हुए। गोइंग अहेड जैसे जैसे ओवरऑल सिनेरियो स्ट्रीमलाइन होता है, कंपनी को इसका फायदा ही आने वाले तिमाहियों में मिलेगा। साथ ही खर्च बढ़ा है, उसका भी डेंट इस बार ही मार्जिन पे दिख रहा है। बॉटम लाइन की जहां तक बात रही, 20% की बढ़त का अनुमान कंपनी के मुनाफे में लगाया जा रहा है। 286-290 करोड़ के आसपास का मुनाफा पोस्ट कर सकती है। एक तरफ अदर इनकम ऑलमोस्ट 30% बढ़ रही है। टैक्स पेमेंट रिलेटिवली कम रहेगा। ओवरऑल देखिए कंपनी के ऑपरेशंस धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, दाम बढ़ाए हैं, अब उसका फायदा पूरी तरह आने में 1 से 2 क्वार्टर जरूर लगेंगे। चलिए, तो इसी चीज पे कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। एक बार राकेश जी फटाफट से देख के बताइए, क्योंकि 2.25% हो गए स्टॉक जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया या जिन्होंने आज ट्रेड लिया, उसको कैरी कर सकते हैं क्या? देखिए एंटायर सीमेंट स्पेस बड़ा अच्छा लग रहा है, और रजत जैसे आपने मेंशन करा, काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। अगर किसी का 1-2 दिन का नजरिया है तो मुनाफे को बांधना चाहिए। अगर किसी की होल्डिंग कैपेसिटी है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। शाइना, आप अपना आउटलुक भी दीजिए जरा इस शेयर पे, एसीसी पे। आपको ये ठीक लग रहा है? आज उच्चतम स्तरों पर भी है, और अंचल आप भी कह रहे हैं कि हाँ नंबर्स तो ठीक रहने वाले हैं इनके। मैं पॉजिटिव हूँ बिकॉज जो जीएसटी का इम्पैक्ट है सीमेंट सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। वो उनको बेनिफिट मिला है, और एक्चुअली वो जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंड आई थिंक इट इज़ पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। एसीसी के नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये क्वार्टर में दिखाएंगे। आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग लाइक अ 20% टाइप ऑफ ग्रोथ, एंड आई एम पॉजिटिव ऑन द ओवरऑल सेक्टर एज वेल एज एसीसी। ठीक है, एक ना जुबलेंट के भी आज नंबर, इनफैक्ट नंबर्स आने वाले हैं। शेयर भी अच्छा चल रहा है। आज इत्तेफाक भी हो सकता है कि नंबर्स से आने से पहले ठीक आप देखिए दोनों ही शेयर्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जुबलेंट ऑलमोस्ट डे हाई पे, एसीसी ऑलमोस्ट दोनों हाई पे। अंचल, आपको देख कैसा लगता है जैसे प्रिंसिपल और टीचर एकदम से रिजल्ट सुनाना चाहती है कि आप पास हो गए, फेल हो गए? अब मैं फिर से बताइए, ये पास हो रहा है कि ये फेल हो रहा है? ये एज अ स्टूडेंट है, इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखिए जुबलेंट फूड्स के इस बार Q1 के नंबर्स अच्छे हैं। अच्छे रहने का सबसे बड़ा कारण है मल्टी ईयर लोज पे बेस काम कर रहे हैं इसके समय। अगर आप इसके नंबर्स को ट्रैक करेंगे पिछले 5-6 क्वार्टर्स में इस कदर इसके नंबर्स वीक हुए हैं कि अब जाके मल्टी ईयर लो से वो लो बेस का फायदा इस बार Q1 में आता हुआ दिखेगा। कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें फिर से एक और क्वार्टर में -3% यानी 3% की गिरावट आती हुई दिखेगी। वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। एक अच्छी चीज ये रही है कि कंपनी ने अपने कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए कई कदम उठाए, और वो चीज एविडेंट है एबिटा और एबिटा मार्जिन में। एबिटा करीब 13% बढ़ रहा है, तो वहीं एबिटा मार्जिन 9.5% से बढ़ के 10% रह सकते हैं। जहां तक रही बॉटम लाइन की बात, वहां पे महज 3-3.25% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी का ओवरऑल टैक्स दर बढ़ रहा है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। हाँ, क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा इनकी गोइंग फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी, क्या ये लेते हैं, क्या ये अपना कॉस्ट कटिंग मेजर्स कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज पे फोकस किया, या फिर अब डंकिन डोनट्स को रिवाइव करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी अनाउंस करती है मैनेजमेंट, वो क्रिटिकल रहेगा। चलिए राजेश जी बताएं, पिज्जा पार्टी होगी क्या मंडे को? देखिए कहना मुश्किल है। जैसे अंचल बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात देखने को होगी कि सेम स्टोर सेल्स क्या आती है।
क्योंकि वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रही है पिछले कई क्वार्टर्स से, तो वो अगर थोड़ी सी डाउन आती है तो दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं ये कहूँगा 1135 रुपये के स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन कैरी करनी चाहिए। हो सकता है कि एक बड़ा अपमूव मिल जाए। ठीक है, ये बाजार जो पहले हाफ में था वो तो कुछ हद तक इन्फ्लेशन ने काम किया था, जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर शेयर चले थे। अब बाजार चल रहा है, उसके पीछे एक बार आप देखिए वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी हेल्प की है सेकंड हाफ में। अब ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर, हालांकि बढ़त 0.1% की है, लेकिन ये दोपहर बाद जब इन्फ्लेशन के बाद के आंकड़ा है उसको बाजार में हेल्प करने में काम काफ़ी हद तक रिलायंस भी करता हुआ दिख रहा है। ये हर 1 से 2% जब भी चलता है तो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जो रिकवरी आनी होती है वो आ जाती है। अब शायद रिलायंस पे आपका आउटलुक क्या है? ये 1500 वाला जो टारगेट तो अचीव हो गया। मीर बता रहे थे कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जियो वाले फैक्टर से आजकल कंपनी ज़्यादा जानी जाती है, जिसको लेकर अभी कुछ असमंजस है, लेकिन शेयर चल रहा है, 1500 का लेवल अचीव कर चुका है, आगे शायद और चलेगा, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। आपका आउटलुक क्या है? मेरा भी एक्चुअली मानना है कि यहाँ से और आगे चल सकता है। 1500 का टारगेट तो अचीव हुआ। मेन 2 रीजंस बीइंग, जो इसका मेरे हिसाब से आधा वैल्यूएशन शुड बी ऑन देयर टेलीकॉम सेक्टर स्पेस, और वहाँ पर दे आर डूइंग वेरी वेल। और जो उनके जो नए जो अभी जैसे हम सुन रहे हैं, जो उनके आगे चलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वो प्राइस लो रख के सेल्स को बढ़ाएंगे, गेट न्यू एडिशनल सब्सक्राइबर्स, ये आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। तो वहाँ से जो वैल्यूएशन और आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट शुड टेक द स्टॉक मच हायर। और उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे आपने कहा, उनके जो वॉल्यूम्स है बेस्ड ऑन देयर कैपेक्स जो ऑलरेडी हो चुका है या खत्म हो रहा है, उस हिसाब से वहां से अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ पे दे शुड डू मच बेटर। सो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड 1 या 2 साल में उनके सभी बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे एबिटा को, एंड दैट शुड देन अगेन रिफ्लेक्ट ऑन वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। ठीक है, एक शेयर मैं आपको और दिखा दूं इसके साथ ही, वो है CSC का शेयर। ठीक 2 बजे के कार्यक्रम में हम जब जेके से बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि CSC को रखा जा सकता है। उस समय उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो करीब 895-896 के आसपास था। अब ये शेयर 907 रुपये का हुआ है। ये आपके सामने चार्ट है, आवरली चार्ट। आप देखिए कैसे 3 बजे के बाद चला है। 2 बजे रिकमेंडेशन, 3 बजे के बाद शेयर ऑलमोस्ट डे हाई पे 907 का यहाँ पे लेवल्स दिख रहा है। वेरी गुड मूव, काफ़ी शानदार मूव आया है, और उम्मीद करते हैं निवेशकों को काफ़ी अच्छा पैसा भी बना होगा। आज के सेशन में काटना है आप काट जाइए, लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। चलिए ट्रेंड देख लीजिए, एक बार से एकदम से स्पाइक आया, दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, और ये अभी अभी खरीदारी हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो इसको आप फोकस में रखें। मुंजाल शोवा एक और स्टॉक है जिसमें खरीदारी बढ़ी है। ये दोनों ही स्टॉक्स एकदम से दिन के उच्चतम स्तर पे आके खड़े हो गए हैं। एक बार राकेश जी, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं दोनों को, मुंजाल शोवा और ट्रेंड, अभी बेहतर स्ट्रक्चर किसका है, और अगर किसी को कैरी करना हो तो कैरी कर सकते हैं क्या दोनों में से कोई भी स्टॉक? देखिए, दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। रजत, अगर ट्रेंड में देखें तो ऑलरेडी स्टॉक के कंसोलिडेशन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है, और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है ट्रेंड में, फर्दर इजाफा डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप मुंजाल शोभा की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकल रुझान अच्छा है, स्टॉक एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, और ये दोनों स्टॉक एक अच्छे बाइंग कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये सारे वही शेयर्स हैं जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको आलोक बात कर रहे थे कि आज एफडीए की जब बैठक होगी ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट को लेकर जिसमें बीजेपी का खुद अपना स्टैंड पूरी तरह से एफडीए को लेकर नहीं आने का था, अब इसी बैठक में एफडीए के नियम आसान करने की बात हो रही है, तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात बन ही जाती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जब रिटेल की बात कर रहे थे, एक ही सेगमेंट ज़्यादा अच्छा प्ले दिखा रहा है, वो है रिटेल सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन के अंदर उतना स्ट्रांग मूव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बात है कि बीजेपी अपने स्टैंड से थोड़ा सा हटकर अब रिलैक्सेशन के मूड में इस रिटेल कारोबार के अंदर आ रहे, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो या वो डबल ब्रांड मल्टी ब्रांड रिटेल हो। तो इस पर आप देखिए सभी रिटेल काउंटर्स, खासकर ट्रेंड, शॉपर स्टॉप जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर अच्छा मूव है। मिस्टर अग्रवाल, आपका राय क्या है? ये जो शेयर के अंदर एक सडन स्पाइक आया है, आज शाम को बैठक है, जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक करते हैं तो फैसला ले ही लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, तो फैसला शायद कुछ आ ही जाएगा। एक बार लेके जा सकते हैं क्या सोमवार के लिए इन शेयर्स को? देखिए डीपी, रिटेल स्टॉक्स लेना हो तो अभी थोड़ी देर पहले आप सीईएससी की चर्चा कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो स्पेंसर को होल्ड करती है, और मैं समझता हूँ कि वहां पर पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके जो तीनों चारों वर्टिकल्स है, फिर वो चाहे पावर के हो, चाहे रियल्टी के हो, रिटेल के हो या आईटी के हो, चारों ही बढ़िया चल रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से FY19 की जो अर्निंग आ रही है उससे 10 से भी कम के पीई पे चल रहा है, और हमें लगता है कि 8
पिछले 8-9 महीने से स्पेंसर एबिटा पॉजिटिव होता जा रहा है। डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस्ड है कंपनी का, और कंबाइंड वैल्यू एसओटीपी लूं तो मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 25 से 30% की बढ़त आगे वाले 2 क्वार्टर में दे सकता है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन कैरी करने की राय दूंगा, न केवल फंडामेंटली बल्कि आपकी रिटेल स्टोरी को भी ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल खैरी बात, बिल्कुल ठीक है। तो इस बीच आप देखिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स भी आपके सामने रख देते हैं। तो एक तो एसआर और आरबीआई पे केस का फैसला आ जाएगा। सुनवाई तो खैर खत्म हो गई है, सिर्फ फैसला सुनाना है कोर्ट को। तो ये 17 जुलाई को ये फैसला, यानी कि सोमवार को ये फैसला भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी एक सोचा समझा फैसला हो। इसका बाजार पे असर कम से कम सारी डेट वाली कंपनीज पर आपको जरूर पड़ता हो दिखेगा। चीन पे जीडीपी के आंकड़े, आईपी की ग्रोथ, रिटेल की बिक्री के आंकड़े आएंगे। 17 जुलाई को ये है, और ये ओपनिंग में हमारे सामने काम कर सकते हैं। 20 जुलाई को ईसीबी की पॉलिसी को लेकर बैठक है रजत, और यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉलिसी की बैठक कहीं अहम बन जाती है। और 20 तारीख को भारी भरकम रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नंबर उतारेगा बाजार के अंदर, और ठीक उससे पहले सारा सेटअप ठीक लग रहा है, 1500 के ऊपर है। और 21 जुलाई को रिलायंस की एक एजीएम भी होने वाली है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ 17 जुलाई से मॉनसून का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो ये अपने आप में अहम है, क्योंकि सरकारी कामकाज, रिफॉर्म का कामकाज और तेज होगा। ये कुछ एक अहम ट्रिगर है जो कि अगले हफ्ते के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते अगर आप रिटर्न्स देखें तो इंडेक्स पे लगभग 2% के रिटर्न मिले हैं। चाहे आप निफ्टी सेंसेक्स या फिर निफ्टी बैंक की बात करें तो 2% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आए हैं, और अच्छी तेजी। और ये तेजी तब जब एनएसई पे ग्लिच था, उसके बाद से हमने देखा कि एकदम से रफ्तार पकड़ ली मार्केट में, और 9900 का लेवल लग गया निफ्टी पे, 32,000 सेंसेक्स पे। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई, 4% के आसपास की तेजी। कॉम्पोनेंट्स तेज चले, बीएसई आईटी मूव दे गया, लगभग 2.5% की तेजी यहां पर बनी। फार्मा, कैपिटल गुड्स और ऑटो, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो इस बार ट्रेडर्स ने चुनी, और ये जो मार्केट की लेग बनी है इन सेक्टर्स पे ज्यादा तेजी बनी। मेटल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा हल्का पड़ गया, लेकिन बाकी के जो सेक्टर्स थे वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला। अब काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच भी देख लीजिए। गेल मैक्सिमम मूव तो आज के सत्र में ही दिखाई देगा आपको, 9% की तेजी है हफ्ते के दौरान। इसके अलावा हिंडाल्को, भारती एयरटेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर्स में तेजी थी। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स जहां पे आपको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एक बार ग्लोबल सेटअप भी आप दिखा दीजिए। जब इतना कुछ देख रहा है तो ग्लोबल सेटअप देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमको मार्केट के अंदर ये हमारी सपोर्ट काम करेगा। ट्रिगर के साथ साथ उस ग्लोबल सेटअप को भी एक बार देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं यूरोपियन मार्केट से। आज यहाँ पे फ्लैट ही कारोबार हो रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना ही डैमेज ना ही फायदा यूरोप से आएगा। अब एक बार जरा यूएस के डॉ फ्यूचर्स भी दिखा दीजिए और नेस्डेक के फ्यूचर्स भी। टिपिकली नेस्डेक के फ्यूचर्स मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे टेक शेयर्स का इंपैक्ट आता है और ये ज्यादा अच्छा मूव देते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए ऑलमोस्ट ये भी फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन भी एक बार देख लेते हैं, बाजार के आज की रिदम क्या है, क्योंकि आज मार्केट फ्लैट था लेकिन ज्यादातर शेयर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सुबह सुबह क्या हो सकता है 5 से 10 मिनट में एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद बाजार टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग में मूड में आ गया था, फ्राइडे मूड में आ गया था। 1063 1000 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस में थे, और इस तरह से एनएससी बीएससी दोनों का डाटा ही यही कहता है। एक बार 51 शेयर जो निफ्टी के हैं वो भी दिखाइए, क्योंकि क्या यहाँ पे पार्टिसिपेशन अलग से कुछ दिख रहा है? नो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा फर्क नहीं है, 23 और 28 का ही है, कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंडेक्स के कुछ काउंटर्स काम कर रहे हैं। चलिए, इनफैक्ट आज काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी ट्रेडर्स की। फार्मा स्टॉक पे ज्यादा खरीदारी हो रही थी। राकेश जी, एक ट्रेड बता दीजिए आपकी ओर से, जहां पर आप अभी अंतिम बाजी में फोकस कर रहे हैं और जहां आपको लगता है कि अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी सोमवार के सत्र में। देखिए, एक तो कैडिला हेल्थ केयर है जहां मुझे लगता है नजर रखनी चाहिए, बट यहाँ थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बना के इसको बाय करना चाहिए। और कैडिला में मुझे लगता है 8 से 10% के इजाफे के लिए रजत हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। अगर सोमवार का व्यू है तो वेदांता को बाय करके चले, 256 का स्टॉप लॉस, 273 का टारगेट, और दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स। रजत, अगर आपको बीटीएसटी करना हो तो आप एक चीज देखना कि जो स्टॉक नीचे की तरफ बढ़ के बंद हो रहा होता है वो एक गैप अप ओपनिंग देता है। गॉडफ्रे फिलिप्स को बाय करें, 1240 का स्टॉप लॉस, 1325 के लक्ष्य के लिए। इस मार्केट में यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना। एक शेयर में आपको चलते चलते और दिखा देता हूँ, सेपको। थोड़ी देर पहले हम बाद में डिस्कस कर रहे थे, ये शेयर सर्किट लगा दिया इसने। पहले 13-14% था, अब ये करीब सर्किट पे लॉक करके अपने आप को जा रहा है, और ये शेयर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो खैर ठीक है, मार्केट का जो सेटअप है कुल मिला के यहाँ पे ठीक ही नजर आ रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं आज बाजार की क्लोजिंग और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स का कंपोनेंट क्या क्या कहता है। ये अगले हफ्ते के ट्रिगर्स आपके सामने ग्राफिक्स में है। मॉनसून का सत्र है, और इसके अलावा सबसे अहम 20 तारीख को रिलायंस के नंबर्स होंगे। ये दो अहम चीजें जो मेरे को इस बार दिख रही हैं। ग्लोबल मार्केट से चीन का डाटा होगा। अब आज के हीरो जीरो भी देख लीजिए। स्पाइस मोबिलिटी के अंदर करीब 10% का सर्किट लॉक हुआ है। आज ये तीसरा दिन है इनफैक्ट जब सर्किट लॉक हो रहा है। रिलायंस रेलिगेयर एंटरप्राइज पे करीब 8% ऊपर,
बायोकॉन खबर के दम पर चला, ब्रेस्ट कैंसर की दवा की मंजूरी मिली। प्राज इंडस्ट्रीज, आज सुबह एथेनॉल की खबर हमने आपको बताई थी कि परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव फॉरवर्ड कर दिया, यूपी सरकार को दिया है, एथेनॉल का इस्तेमाल हो गाड़ियों पे, खासकर बसों और टैक्सीज पे, तो 6% शेयर ऊपर पहुंच गया। सेप्को पे सर्किट लग गया, वॉल्यूम ग्रोथ मिली, जीवीएल एग्रो 10% ऊपर। चलिए, तमाम स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी बनी, लेकिन जो रिजल्ट्स इंपैक्ट देखने को मिला, टीसीएस 2% टूटा, इन्फोसिस में आधे फीसदी का डेंट पड़ा, हडसन एग्रो 3% से ज्यादा टूटा और एमसीएक्स बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले हो गया 1.5% ऊपर, क्योंकि तिमाही दर तिमाही अगर आधार पर देखेंगे तो ये नतीजे ठीक थे और बाजार इंतजार कर रहा है ऑप्शंस कंसंट्रेशन जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे ट्रेड जहां पर पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव था, आज स्ट्रॉन्ग मूव मिलता हुआ नजर आया। फार्मा का दिन था जिसमें बायोकॉन प्रोमिनेंटली 9% की तेजी, इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा में 5% का मूव, स्पार्क सन फार्मा एडवांस में 3.5% का मूव और स्ट्राइड शासन पर मैक्सिमम खरीदारी लेटर हाफ में हुई है, 4.5% क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न देने जा रहा है। ऑटो एंसिलरी शेयर की रफ्तार तेज हुई, भारत सीट 7% की रफ्तार के साथ बंद हुआ, हेरिता सीटिंग, साथ साथ बैंको प्रोडक्ट्स और ऑटो एक्सेल, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर पॉजिटिव अप्रोच रखी ट्रेडर्स ने आज। लेकिन आज मिड कैप आईटी का दिन नहीं था। हालांकि इन्फोसिस ने किसी तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही हार गया और लास्ट में जाते इन्फोसिस भी लाल निशान में पहुंच गया। लेकिन ठीक उससे पहले डाटामेटिक, मैस्टेक, ये कुछ शेयर थे जो आज दबाव में आए। इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर दबाव था। आप ऑटो एंसिलरी की बात बोल रहे थे, उसमें एक बड़ा ग्रुप है रानी ग्रुप, इसकी ज़्यादातर कंपनीज ऑटो एंसिलरीज में वो चल रही हैं, चाहे होल्डिंग हो, चाहे रानी मद्रास हो या फिर रानी ब्रेक हो, इन सभी के अंदर एक ठीक ठाक आज ट्रेड देखने को हमको मिला है। इसके अलावा जो आज मार्केट के अंदर दबाव चला या फिर चढ़े, उसमें एफ&ओ के कुछ एक शेयर्स भी आपके सामने हैं, बायोकॉन, ऑरो फार्मा, जुबलेंट फूडवर्क। और इंटरेस्टिंग बात यह है, खबर और नतीजे दो ही चीज़ मार्केट के अंदर समय ज़्यादा चल रही हैं और ये दबाव वाले शेयर्स आपके सामने जो कल के टॉप गेनर्स थे आज के टॉप लूजर्स बन गए। सिंटेक्स 30% चला, आज 4% टूटा, नाल्को भी टूटा है, जेपी एसोसिएट्स के अंदर भी 2.5% की गिरावट आती हुई दिखी है। इस बीच एनबीएफसीज मार्केट का फ्लेवर, ये मार्केट का फ्लेवर नहीं, इस पूरी बढ़त का फ्लेवर भी है और इसमें आज भी तेजी थी। रिलायंस कैपिटल लीड कर गया 1.5% के साथ, मन्नापुरम बजाज पहुंचा है। नई लिस्टिंग की आज मुनाफा वसूली का दिन था। आप याद रखिए कई दिनों बाद इसमें मुनाफा वसूली आई है, इसलिए ये कह नहीं सकते ज़्यादा गंभीर है, ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफा वसूली है इनके रिटर्न्स के सामने जो कि हुडको, एजीएम फाइनेंस, इन सभी ने दिखाई। पॉलिसी वसूली में भी 10% की गिरावट है, लाजमी है। 70% चलेंगे तो 10% क्या, कुछ भी नहीं है। और बाजार आज बंद हुआ है, आज 9900 के नीचे बंद हुआ है। 9900 लगने के बाद एक रिकॉर्ड तो बना 9900 का, लेकिन क्लोजिंग का रिकॉर्ड नहीं बना। वो ओपनिंग में ट्रेड का रिकॉर्ड बना 99, लेकिन 32,000 के स्तरों पर आज सेंसेक्स की क्लोजिंग मिली। और एक जो शेयर चमके वो थे इन्फ्लेशन के बाद बैंकिंग और निफ्टी बैंक को हरे निशान मिले आए। शाइना, ये आज की मार्केट की क्लोजिंग कितनी इंटरेस्टिंग आपको दिख रही है? इट्स ओनली अ ब्रीदर? हाँ, आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्रीदर और काफी ठीक है, दो इट इज इन द नेगेटिव। राकेश जी, आप क्या कहेंगे इस क्लोजिंग पे? आपके कमेंट्स, लगता है यहाँ से बाजार अब दोबारा से रफ्तार पकड़ेगा अगले हफ्ते? देखिए रजत, बाजार की रफ्तार तो कायम है। इतना बढ़ने के बाद एक छोटी सी करेक्शन है, जैसे लॉन्ग जंप के लिए आप पीछे आते हो, थोड़ा सा पीछे गया है, मार्केट 10,000 की तरफ जा रहा है, गिरावट पे बाय करके चलना चाहिए। आप अगर दूसरी तरफ देखें तो मार्केट के कुछ हैवी वेट्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो नहीं चले हैं। एक्सिस बैंक 700 की जर्नी शुरू हो चुकी है, आईसीआईसीआई बैंक 340 की जर्नी शुरू हो चुकी है। तो ये सब स्टॉक्स अगर चलेंगे तो इंडेक्स 10,000 क्यों नहीं जाएगा? अगले सप्ताह रिलायंस के रिजल्ट्स हैं, एक नए हाइस पे स्टॉक खड़ा हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका आज का रकम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक। शाइना, शुक्रिया आपका भी, आज आप अंतिम बाजी में जुड़े और आपने बताया कि हाँ आईटी के अलावा कुछ एक ऐसे और बेहतर पिक्स है जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है फिलहाल अभी मार्केट के अंदर। लेकिन आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग या फिर कहीं ब्रीदर वाला दिन था जो कि आज आपको बनता हुआ दिखा।